कि जो आपका माइंड में बिहेवियर है, लेकिन वो एनालाइज करने वाला बंदा चाहिए आपको। अगर आप मार्जिन्स को लेफ्ट साइड पे ज़्यादा छोड़ रहे हैं, दैट मीन यू आर जेनरस टू योरसेल्फ। अब ये डिपेंड करता है कि इसको आपने कहाँ यूज़ करना है, ठीक है। वो हर काम अपने लिए करेगा, दूसरे के लिए नहीं करेगा। ही इज़ नॉट जेनरस टू अदर पीपल। लेकिन जिस तरह ये साइंस असेसमेंट की, इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। ही और शी हैज़ अ काइंड ऑफ मेंटल हेल्थ इश्यूज, एंग्जाइटीज मे बी, क्या कहते हैं। हाँ, फर्दर आप इसको एनालाइज करना चाहें, हल्का सा नीचे जो है ना वो हाथ आप इम्प्रेशन लें तो आपको पता चल जाएगा। मेरा नाम रफ़ीक डार है और आज का जो टॉपिक है बड़ा डिफरेंट सा टॉपिक है। शायद आपने कभी सुना भी ना हो, अगर सुना तो बड़ी अच्छी बात है। इसमें यह है कि हैंड राइटिंग एनालिसिस के ज़रिए आप किसी की पर्सनालिटी को कैसे असेस कर सकते हैं। ज़ाहिर है आपके पास जब किसी की पर्सनालिटी आ जाती है तो यू कैन यूज़ इन डिफरेंट वेज़। आप उसको रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि आपका ज़्यादा फोकस उसी के ऊपर ही है। आई गॉट एन आइडिया कि आप ज़्यादा HR से हैं, तो आप रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। व्हेन यू गॉट अ काइंड ऑफ असेसमेंट ऑफ द पर्सनालिटी, आप रिलेशनशिप के लिए भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं, कम्युनिकेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, नेगोशिएशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो जो हैंड राइटिंग एनालिसिस है ये बेसिकली एक इडियोमोटर रिस्पॉन्स होता है। पहले हम इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि लाइक ये वाकई इससे कुछ हमें फ़ायदा होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इसके ऊपर मैं आपको लॉजिकली कन्विंस करने की कोशिश करूँगा कि ये कितना इम्पॉर्टेंट है और ये पर्सनैलिटी असेसमेंट के जो डिफरेंट टूल्स हैं उनसे क्यों ये बेहतर है। तो इससे पहले अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। सेशन इज़ रियली ओपन फॉर डिस्कशन, ठीक है। तो मैं वो कोई टिपिकल ट्रेनर नहीं हूँ, आप कहीं पे भी लगे तो आप मुझे स्टॉप कर सकते हैं, ठीक है। और मेरी ट्रेनिंग में कोई बैलून्स वगैरह नहीं होते, कोई फंक्शन नहीं होता, यही हमारा फ़न होगा। इससे पहले हम छोटी सी एक्टिविटी करते हैं। मीनवाइल जो है ये टेक्निकल एक्टिविटी ही है। आप करें कि ऐसे करें, आपके पास पेजेस हैं, आप 3 to 4 लाइन्स इस पेज पे ऊपर लिखें, एनीथिंग यू वांट टू राइट। इसके ऊपर मैं आता हूँ, डोंट वरी, ये गंदी हैंड राइटिंग अच्छी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो हैंड राइटिंग एनालिस करेगा वो एनालिसिस होगा। हो सकता है कि गंदी हैंड राइटिंग में लीडरशिप बहुत ज़्यादा हो। ये आज आपके लिए माइंड ब्लोइंग लेक्चर है। ये तो मैं वैसे रिकॉर्ड ही नहीं करवाता, तो शाह जी कह रहे हैं तो मैं उनके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अदरवाइज़ ये ट्रेनिंग बहुत एक्सपेंसिव ट्रेनिंग है। और मैं आपसे हैंड राइटिंग इसलिए ले रहा हूँ कि एट द एंड ऑफ ट्रेनिंग आप ख़ुद अपनी असेसमेंट करेंगे, आपको लगेगा कि यार ये तो बिल्कुल ही सही है। मैं इसलिए ले रहा हूँ और कोई वजह नहीं। तो इसके लिए जो सैम्पल होता है मैं आपको पहले बता दूं कि सैम्पल का क्राइटेरिया ये होता है कि यू मस्ट हैव अ वाइट पेज, ठीक है ना। लाइनों वाला पेज ना, क्योंकि लाइनें आपको इन्फ्लुएंस करती हैं कि आपने किधर लिखना, ठीक है। उसके ऊपर आप 3 to 4 लाइन्स या 4 to 5 लाइन्स आप ऐसी लिखें, जो एनीथिंग यू वांट टू राइट, ये आपकी ओपन चॉइस है, ठीक है। और उसके नीचे आप सिग्नेचर कर दें और ये साइड पे रख दें। जैसे हम ये टॉक ख़त्म करेंगे उसके बाद आप ख़ुद एनालाइज कीजिएगा और आप मैच कीजिएगा कि ये नॉलेज और आपकी पर्सनैलिटी कितनी मैच करती। आप ख़ुद असेस करेंगे इसको। नहीं, वो पाकिस्तान में ये किसी के पास नॉलेज ही नहीं है। डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। ये मैं आपको दे रहा हूँ आज, ठीक है ना। मेरी क्रीडेंशियल्स आप देख सकते हैं, ठीक है। आई एम डॉक्टर ऑफ न्यूरो साइंसेज and I did my doctorate in neurosciences and specialization in neuropsychology from University of Strasbourg, France. Before I have a European joint master in neuropsychology. This is jointly by 3 European universities. One of them is in Switzerland, second in Germany and third in France. So वहाँ पे joint programs होते हैं कि आपकी डिग्री जो है वो 3 countries की यूनिवर्सिटी इकट्ठी देते हैं। Then I have another master in neuro rehabilitation, वो भी मेरा स्पेन से है। Then I have certification, advanced certification in handwriting analysis from Hypnosis Motivation Institute, California, USA. Then I have also certification in hypnosis from the same institute. Then I am certified NLP trainer by American Board of NLP, USA. तो आपने थोड़ा सा लिखें, फिर हम इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। तो anything you want to write, you can write it. और ये भी मैं आपको बताऊंगा कि जो ये कहे कि मैं क्या लिखूं, उसकी पर्सनैलिटी कैसे, यहीं पे आपको पता चल जाएगा।
और एक बंदा ये कहे बार बार कि अच्छा मुझे बताएं मैं क्या लिखूं, इससे अभी भी आपको पर्सनैलिटीज़ की पता चल जाती साथ ही कि वो लिखना क्यों नहीं चाह रहा। आधी पर्सनैलिटी अभी आपको पता चल गया। यानी कि आप जादूगर बन जाएंगे। सर मैं आपको स्किल दे रहा हूँ, आप बाद में अमेज होंगे कि व्हाट अ ब्लेसिंग लेक्चर यू हैव टुडे। ठीक है ना। और मैं कभी नहीं चाहता कि ऐसा लेक्चर जो है वो रिकॉर्ड हो जी। दिस इज़ वेरी एक्सपेंसिव लेक्चर जी। प्लीज़ राइट 4 to 5 लाइन्स एनीथिंग यू वांट एंड साइन एट द एंड। जो हमारा आज की वर्कशॉप है वो हैंड राइटिंग एनालिसिस के ऊपर है। थोड़ा सा मैं पहले बता दूं कि हैंड राइटिंग एनालिसिस बेसिकली 2 टाइप्स का होता है। हैंड राइटिंग एनालिसिस एक होता है कंटेंट एनालिसिस, कि आपने क्या लिखा है इसका एनालिसिस से आपको पर्सनैलिटी का पता चलता है। जैसा मैंने आपसे ओपनली लिखवाया कि एनीथिंग यू वांट टू राइट। अब मेरे पास 2 ऑप्शन है, मैं आपका कंटेंट देख के भी पता चला सकता हूं कि आपका स्कूल ऑफ थॉट किस नेचर का है। गॉट इट? जो कि हम ये नहीं करेंगे एनालिसिस आज। वी आर नॉट गोइंग फॉर द कंटेंट एनालिसिस। अब दूसरा जो एनालिसिस होता है उसे हम स्ट्रक्चर एनालिसिस कहते हैं, स्ट्रक्चरल एनालिसिस। स्ट्रक्चर एनालिसिस का मतलब है कि आपने जो कुछ भी लिखा है डजंट मैटर, लेकिन आपने कैसे लिखा है ये मैटर करता है। फॉर एग्जांपल कैसे का मतलब, फ़र्ज़ करें मैंने एप्पल लिखा है, एप्पल आपने लिखा है तो इसका एक अलहदा मतलब है कि आपने एप्पल क्यों लिखा है। ठीक है ना। फ़र्ज़ करें जिस तरह हम किसी झूठे बंदे भूखे बंदे से पूछें कि 2 + 2 कितने होते हैं, वो कहेगा 2 + 2 4 रोटियां होती हैं। इसका मतलब है कि उसकी जो साइकोलॉजी, उसका फोकस रोटी पे है। ये वो कंटेंट है कि मैंने एप्पल ही क्यों लिखा है, इसका एक मतलब है। तो ये कंटेंट में आएगा, मैंने एप्पल लिखा है तो इसका मतलब कुछ और है। ज़ाहिर है मैं जब कोई पूरी लाइन लिखूंगा तो आपकी पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट कर रही होगी कि ये बंदा किस चीज़ की बात कर रहा है। अपने कैरियर के हवाले से सोच रहा है, या अपने रिलेशनशिप में फंसा हुआ है, या झूठ बोल रहा है, या फ्रॉड कर रहा है। तो कंटेंट से आपको ये भी पता चल सकता है। एनालिसिस का पता चला। एक स्ट्रक्चर एनालिसिस होता है। अब देखिए कंटेंट एनालिसिस आप 2 तरह से कर सकते हैं। आप कंप्यूटर वाली टाइपिंग का भी कंटेंट एनालिसिस कर सकते हैं, हाथ से लिखे हुए का भी कंटेंट एनालिसिस कर सकते हैं। लेकिन जो स्ट्रक्चर एनालिसिस है उसमें हम ये देखते हैं कि फ़र्ज़ करें मैंने एप्पल लिखा तो मैंने ए कैसे लिखा है। ठीक है ना। मैंने फ़र्ज़ करें ए ऐसे लिखा है तो इसका एक अलग मतलब है। ठीक है, एप्पल। मैंने फ़र्ज़ करें ये हमारा पेज है, ये पेज है, मैंने अगर एप्पल यहाँ से स्टार्ट किया लिखना, एक बंदा यहाँ से स्टार्ट करता है ना, हो सकता है एक बंदा यहाँ पे ही लिख देता है एप्पल। इसका मतलब है भाई, अब जो बंदा यहाँ पे एप्पल लिख रहा है ना वो कंजूस है। हालांकि उसको पेपर जो है ना किसी ने दिया, किसी का पेपर है, किसी के पेपर दिए बगैर भी वो ऊपर ही ले यहाँ से शुरू कर रहा है, क्योंकि वो थोड़ी देर में अपने आप को चेंज नहीं कर सकता। ये पर्सनैलिटी है। पर्सनैलिटी थोड़ी देर में चेंज नहीं होती। पर्सनैलिटी थोड़ी देर में चेंज, उसके अंदर जो कंजूसी है ना वो पेपर पे ऊपर आ रही है। एक बंदा जो एप्पल सिर्फ एक ऐसा एप्पल लिखा है कि पूरा पेज ही भर गया, ही इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम। टाइम को बहुत वेस्ट करता है, सोशलाइज बहुत करता है, उसके फ्रेंड्स बहुत से हैं। अब आपने डिसाइड करना है कि आपने किस बंदे को रखना है यहाँ पे। आपने अगर अकाउंटेंट रखना है तो इस बंदे को रख लो यार, पैसे बचाएगा जी। अगर आपने अकाउंटेंट इस बंदे को दे दिया ना तो वो सारों को एडवांस सैलरियां दे के बैठा होगा कैश फ्लो का बुरा हाल करके बैठा होगा जी। पॉइंट क्लियर है। तो स्ट्रक्चर एनालिसिस में हम क्या सीखने जा रहे हैं? सर थोड़ा सा फन है या और ऐड करूं? जी नहीं, सर ने मुझे कहा कि थोड़ा सा फंक्शन भी होना चाहिए। मैंने कहा मैं फ़न वाला बंदा नहीं, मैं तो पूरी साइंस देता हूँ। ठीक है। अब ये क्या चीज़ है, यहाँ से मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल दे रहा हूँ। अभी आप देख लें कि बहुत से लोगों ने कितना छोटा लिखा है, हालांकि पेज फ्री था, आपका पेज तो नहीं था।
हमने आपको फ्री पेज दिया, लाइनों के बगैर पेज दिया, और ये भी नहीं लिखा हमने कहा कि आपने 400 वर्ड्स का ऐसे लिखना, नहीं, हमने 3 to 4 लाइन्स लिखी जो इस पेज के लिए सफिशेंट थे। पॉइंट क्लियर। मैंने एक मिसाल दी, मैं आपको कोई हंड्रेड्स थिंग्स बताने जा रहा हूँ स्ट्रक्चर्स में कि वो आपको क्या क्या बताती हैं। अब हमारे पास 2 अप्रोचेज़ हैं। एक तो आप ऐसे HR मैनेजर ज़हन में लेके बैठे हुए हैं कि मुझे इस तरह का बंदा चाहिए जिसमें ये 6-7 ट्रेड्स हों। पहले आप अपनी वर्किंग भी करें ना। देखिए, जब भी आप ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट को बुलाएं, पहली बात तो ये कि बहुत रेयर हैं जो इस साइंस को जानते हैं। जब भी आप किसी हायरिंग में किसी साइकोलॉजिस्ट को बैठाएं ना, आप उसे कहें कि हमें इस पोजीशन के लिए ये बंदा चाहिए, हमें इस पोजीशन के लिए कौन सा बंदा चाहिए जिसमें 1 2 3 यानी कि 8 ट्रेड्स ये वाले होने चाहिए। आपने क्राइटेरिया सेट करना है, जिस पोजीशन के लिए आपको बंदा चाहिए मिनिमम उससे रिलेटेड 8 कैरेक्टरिस्टिक्स वाला बंदा ले, वो बहुत अच्छा काम करेगा। पॉइंट क्लियर। मिनिमम कितने ट्रेड्स होने चाहिए? 8 ट्रेड्स वाला बंदा ले लें। फॉर एग्जांपल, आपको एक ऐसा बंदा चाहिए जो अकाउंटेंट के लिए आपने रखना है। अकाउंटेंट वाला बंदा कभी लीडरशिप माइंडसेट वाला ना रखें। समटाइम हमें पता है कि हम HR वाले बड़े वो होते हैं, बड़े सिंपल से होते हैं, यार ये बंदे में बड़ी लीडरशिप नज़र आ रही है, ये रख हम गार्ड रहे होते हैं। वो भाई गार्ड को आप लीडर रखेंगे ना तो अगले दिन वो कहीं और पोजीशन पे चला जाएगा, ठीक है ना। आपने कंपनी चलानी, आपने एक परमानेंट गार्ड रखना जो आपके पास 6-7 साल चले। आपने अकाउंटेंट वो नहीं रखना जिसमें लीडरशिप क्वालिटीज़ हों, वो नहीं रखना। आपने मैनेजर वो नहीं रखना जिसमें लीडरशिप क्वालिटीज़ हों। लीडरशिप क्वालिटीज़ वाला मैनेजर काम नहीं करेगा, बिकॉज यू नो बेटर द डिफरेंस बिटवीन मैनेजर एंड अ लीडर। मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, अगर आप मैनेजर की जगह लीडरशिप वाला बंदा रखेंगे, बहुत सी छोटी छोटी चीज़ों को देखेगा नहीं, बिकॉज लीडर इज़ नॉट फोकसिंग ऑन स्मॉल थिंग्स। माइक्रो मैनेजमेंट आप नहीं करेंगे तो आपका सिस्टम बैठ जाएगा। आपने CEO रखना तो आप लीडरशिप की तरफ जाएं। किसकी तरफ जाएं? जिसने कंपनी को एक नया विजन देना है। अब आपके जहन में होना चाहिए कि मैंने बंदा कौन सा रखना और उसमें कौन से ट्रेड्स अगर आ जाते हैं तो उसको साइड पे कर दें, कौन से आते हैं तो उसको रख लें। अब मैंने आपको सारा सैंपल समझा देना, अब आपका काम है, आपको जब समझ आ जाएगी ना कि क्या, हाँ, कुछ ट्रेड्स ऐसे हैं जो आपने किसी भी नहीं लेने। फॉर एग्जांपल, एक ऐसा ट्रेड है जिसमें अग्रेशन बहुत है, वो ना ले। अग्रेशन एक ऐसी यूनिवर्सल चीज़ है जो किसी भी एम्प्लॉय के लिए अच्छी नहीं है, चाहे वो गार्ड है, चाहे CEO है, चाहे मैनेजर है। ये यूनिवर्सल चीज़ें, कुछ ट्रेड्स ऐसे हैं जो आपने किसी उसमें केटर ही नहीं करना। पॉइंट क्लियर। तो इसी तरह डिसऑनेस्टी है, क्या है? अब डिसऑनेस्टी ऐसी चीज़ है, आप कोई भी पोजीशन है आपके लिए अफोर्डेबल नहीं है, ठीक है। तो कुछ यूनिवर्सल चीज़ें वो भी आपको मैं बताऊंगा, और कुछ जो हैं वो हम साथ साथ डिस्कस भी करते जाएंगे। बेसिकली मैंने आपको हैंड राइटिंग सैम्पल सिखाना है, क्योंकि आप डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से बैठे हैं। कोई आप में से गार्ड रिक्रूट करना चाह रहा है, कोई CEO करना चाह रहा है, तो मैं उस आपकी तरफ से पीछे नहीं आऊँगा। मैं आपको प्लेटफॉर्म समझा देता हूँ, फिर आपको पता चल जाएगा कि मैंने किस बंदे को पिक करना है। पॉइंट क्लियर। बाकी रही बात, एक और चीज़ है, आप जब सीख रहे होंगे ना, तो मैं फ़र्ज़ करूँ कि एक ऐसी हैंड राइटिंग आपको बताता हूँ जिसमें वो रिफ्लेक्ट करती है कि आप सुस्त बहुत हैं। कुछ लोग माइंड को बुरा समझ, यार मैं तो सुस्त बहुत हूँ, ये तो बड़ा प्रॉब्लम है। देखें, पर्सनैलिटी जो है ना, आपकी पर्सनैलिटी एक स्पेक्ट्रम में होती है। किस में होती है? स्पेक्ट्रम होता है। जितने भी 7 बिलियन लोग हैं ना इस दुनिया में, उनकी पर्सनैलिटी में क्या है? स्पेक्ट्रम है। यानी कि कोई पर्सनैलिटी एक जैसी नहीं है, डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ हैं, यानी ऐसे हैं। ये स्पेक्ट्रम है। आपकी इसमें से कोई पर्सनैलिटी भी हो सकती है, ABCDEFGHIJKLMN, कोई भी पर्सनैलिटी हो सकती है। और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, कोई भी पर्सनैलिटी ना बुरी है ना अच्छी है। ये बड़ा आपके लिए ये समझना पहले इंपॉर्टेंट है। साइकोलॉजी तो यही कहती है, कोई भी पर्सनैलिटी जो है वो अच्छी और बुरी, अच्छी भी नहीं है, बहुत आइडियल भी नहीं है, कोई बुरी भी नहीं, कोई अच्छी भी नहीं है। हर पर्सनैलिटी के कुछ फ़ायदे हैं और कुछ नुकसान हैं। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह मैं कह दूं कि फ़र्ज़ करें एक हैंड राइटिंग सैम्पल आया, उसमें सुस्ती शो हो रही है कि ये बंदा सुस्त बहुत है।
याद रखें, इफ़ यू वांट टू हैव अ लीडरशिप स्किल्स, सुस्त बंदा हायर करें। फास्ट मूवर बंदा लीडरशिप में आ ही नहीं सकता। देखें, आप सुस्त बंदा, जिस तरह बिल गेट क्या कहता है कि आई लाइक टू हायर लेजी पीपल फॉर डिफिकल्ट जॉब्स बिकॉज दे फाइंड सोल्यूशन, ठीक है, इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम फॉर अ बिग प्रॉब्लम्स। क्योंकि वो बैठे रहते हैं, उनका देखिए, जब आप बैठेंगे तो आपके जहन में आइडिया आएगा। एंड हार्ड वर्कर, यानी कि जो सुस्त के उल्ट होता है उसे हम क्या कह लें, हार्ड वर्कर कह लें। जो हार्ड वर्कर होते हैं वो कभी बहुत ज़्यादा उनकी ज़िंदगी में ब्रेक थ्रू नहीं आता। वो मैनेजर बन सकते हैं, सीनियर मैनेजर बन सकते हैं, गाड़ी भी आ सकती, 3 लाख सैलरी भी हो सकती है, लेकिन वो कभी उनकी ज़िंदगी में ब्रेक थ्रू नहीं आ सकता। सुस्त बंदे की ज़िंदगी में ब्रेक थ्रू आ सकता है। वो कैसे? फ़र्ज़ करें, ज़िंदगी में याद रखें, योर सक्सेस इज़ नॉट ऑन स्ट्रगल। ये मैं बड़ी बात कर रहा हूँ। आपका जो पैराडाइम आज शिफ्ट होगा कि यार ये अजीब बातें कर रहा, मैं आपको जस्टिफाई भी करूँगा। नहीं जस्टिफाई होते मुझे पकड़ लें, इधर ही ना जाने दें। देखें, आपकी लाइफ में जो ब्रेक थ्रू है ना, वो स्ट्रगल की वजह से कम है। हाँ ठीक है, जो लोग स्ट्रगल भी कर रहे हैं लेकिन साथ में क्या अपना माइंड भी यूज़ करते हैं, तो फिर ऑब्वियसली आपकी जो सक्सेस है ना, दिस इज़ ड्यू टू आइडियाज़। और आइडियाज़ उस बंदे में ज़्यादा आते हैं जो सुस्त होता है। आइडियाज़ देखें, फ़र्ज़ करें एक स्टूडेंट है, बहुत सुस्त बच्चा है, उसकी असाइनमेंट, उसकी सबमिशन की डेट उसको पता है कि फ़लान डेट है, बिल्कुल बैठा हुआ, कोई फिक्र ही नहीं उसको। जब आखिरी रात आती है, उसको कोई ऐसा आइडिया आता है कि वो 2 घंटे में असाइनमेंट बना के पहले भेज देता। बिकॉज व्हेन यू आर स्लो थिंकर, जब आप स्लो थिंकर होते हैं ना, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो ब्रेन वेव्स होती हैं वो स्लो चलती हैं। स्लो ब्रेन वेव के साथ आइडियाज़ बहुत ज़्यादा आते हैं। नहीं समझे सर? इसलिए कहते हैं जो आर्टिस्ट हैं शायद वो यही वजह कि स्लो होते हैं ज़्यादा नॉर्मल। भाई क्रिएटिविटी है ही स्लो में। देखें, आप कभी आर्टिस्ट को देखें, पेंटर को कभी देखें, वो ऐसे ही आएगा, टेरेस पे आएगा, पेंटिंग लगाएगा, बैठा रहेगा, एक आइडिया, अच्छा यहाँ पे एक लाइन में ड्रा कर देता, बस एक लाइन लगाई, फिर अगले दिन चला गया। डिसिप्लिन में नहीं होते वो भाई। देखें एग्जैक्टली, एक और मैं चीज़ ऐड कर दूँ, एक जॉब के लिए आपको डिसिप्लिन बंदा नहीं चाहिए। अगर आप डिसिप्लिन वाला बंदा लेंगे ना, तो हो सकता है वो जॉब आपकी ख़त्म हो जाए, वो आपका बेड़ा गर्क कर देगा। फ़र्ज़ करें आप सेल के अंदर डिसिप्लिन वाला बंदा लेके आ रहे हैं, तो आप तबाह हैं। वो तो कहेगा बस मैं मार्केट घर चलूँ, मैं तो 5 बज के मैं घर चलूँ। पॉइंट क्लियर? एक पॉइंट अभी कहा जी। है कि लाइक कि जो बच्चे जो एट 11th आवर्स करते हैं, तो उसको लाइक वो सबसे ज़्यादा शार्प होता है ऑन द अदर साइड देखा जाए। मेंटली जी, ठीक है, एग्रीड, बट अगेन ऑन द अदर साइड अगर हम सोसाइटी की बात करें, मोस्ट प्रॉब्लम ऐसे बच्चे को पेरेंट्स भी डिस्करेज करते हैं और टीचर भी करते हैं। अगर आप देखें मेरी बात से मैं ना टीचर की डिस्करेजमेंट की हमने बात की, हम सिर्फ इंडिविजुअल पे बात करें। आप इंडिविजुअल पे बात करें, मैं आंसर देता हूँ। ओके, हाँ, बट अगेन ऑन द अदर साइड उस बच्चे ने फेस टू सोसाइटी को ही करना है ना, तो उसमें भी उस बच्चे को लाइक क्या डोंट यू थिंक अबाउट कि उसको डिस्करेज हो जाती है वो उसकी फीलिंग्स कि भाई देखो मैंने तो सबसे अच्छा आइडिया दिया है, लेकिन उससे पहले उसने बहुत सारी सुन भी ली होती है। देखें आइडिया तो, अब देखें आइडिया तो आपने मैम अपनी सोसाइटी में रह के ही देना ना। अब मैं अगर सक्सेसफुल बनना चाहता हूँ तो मैं ये आइडिया तो नहीं देता कि मैं पुराने लाहौर में सुशी का रेस्टोरेंट खोल लूँ। मैं ये तो आइडिया नहीं दूंगा ना। मैं तो यही कहूँगा कि भाई आप पुराने लाहौर में नान चने की दुकान खोलें, ठीक है ना। मैं ये तो नहीं कहूँगा, ठीक है। वो आप पैशन की बात कर रही हैं, वो आप डिफरेंट एंगल पे बात कर रही हैं, ठीक है ना। हम अभी इंडिविजुअल पे फोकस कर रहे हैं। जी मैम, आपका कोई क्वेश्चन था? खोल के पूछें आप क्वेश्चन, ठीक है। आपने देखें आप एक एक्सपेंसिव क्लास से आए हैं, आप एक एक्सपेंसिव क्लास से हैं। मैं कहता हूँ आपका एक्सपीरियंस रिच जाना चाहिए कि आपको पता लगे कि लाइक आपने टाइम स्पेंड किया। जी, सो हैंड राइटिंग एनालिसिस कितनी तरह का? अभी आपको थोड़ा सा ट्रस्ट हुआ है कि ये साइंस काम कर सकती, अगर है तो हम आगे चलते, नहीं तो हम चले चलते है। इसके ऊपर ना कुछ लोगों ने भी बात की हुई है। फॉर एग्जांपल मैं थोड़ा सा डिस्क्लेम भी कर दूं, मुझे बिल्कुल कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं, यहाँ पे ट्रेनिंग देने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो और इसमें जितना भी कंटेंट है ये मेरा अपना एक्सपीरियंस भी है इसमें,
और एक रिसर्च बेस सारा कंटेंट है जो डॉक्टर जॉन कापस जो अमेरिकन एक फाउंडर हैं हिप्नोसिस मोटिवेशन इंस्टीट्यूट की, उनकी रिसर्च के ऊपर ये सारी चीज़ें हैं और मेरा एक्सपीरियंस और हमारी रिसर्च इसमें शामिल है। तो ये मैं आपको बता दूं। उसके बाद बड़े बड़े लोगों ने कहा है, जिस तरह फॉर एग्जांपल एरिस्टोटल कहता है कि स्पोकन वर्ड्स आर द सिंबल ऑफ मेंटल एक्सपीरियंस, यानी कि मैं इसको बेस बनाना चाह रहा हूँ। बेसिकली जब आप बात करते हैं ना, जब आप बात करते हैं तो आपका जो माइंड में चल रहा होता है वही बात करते हैं। जिससे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी थी, किसी भूखे बंदे से पूछें 2+2 क्या होता है तो वो क्या कहेगा? 4 रोटियाँ कहेगा। ठीक है, फ़र्ज़ करें आप किसी शादी में जाते हैं तो कोई बर्तन की आवाज़ आती तो जो बंदा जिसको भूख ज़्यादा लगी होती उसका ध्यान उधर जाता है। इसका क्या मतलब है कि लाइक व्हेन यू स्पीक समथिंग दिस इज़ गोइंग टू रिप्रेजेंट योर माइंड। और अगली बात वो क्या कहता है, एंड रिटन वर्ड्स आर द सिंबल ऑफ योर स्पोकन वर्ड्स, यानी कि ब्रेन जो आपका ब्रेन का जो बैक एंड पे हिस्सा है ना, जो स्पीच को कंट्रोल करता है वो राइटिंग को भी कंट्रोल करता है। यानी कि आपका वो ब्रेन एरिया अगर डैमेज हो जाए आपसे बोला भी नहीं जाता और आपसे लिखा भी नहीं जाता। क्लियर? ये एरिस्टोटल कह रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो आप बोलते हैं उसका तल्लक आपके माइंड से, और जो आप लिखते हैं उसका तल्लक वही आप बोल रहे होते हैं बेसिकली। इसीलिए आपने अगर कभी कम्युनिकेशन को पढ़ा हो, जाहिर एचआर के बंदे, आपने 2 तरह की कम्युनिकेशन पढ़ी होगी, वर्बल और वर्बल का क्या मतलब है? ज़बान से, और लिखना भी वर्बल है। यानी कि जो आप लिख रहे हैं दैट मीन्स कि जो आप बोलना चाह रहे हैं वही लिख रहे हैं। पॉइंट क्लियर? फ़र्ज़ करें मैं चाहे कुछ भी लिख रहा हूँ, मैं जो पेपर फ़र्ज़ करें एग्ज़ाम में एक पेपर लिख रहा हूँ, मेरी जहनी कैफियत जिस उस टाइम जो भी है मैं पेपर पे वही लिख रहा हूँ। ठीक है, मैं लिख साइंस रहा हूँ, लेकिन जिस स्ट्रक्चर में मैं लिख रहा हूँ वो स्ट्रक्चर मुझे बता रहा है कि इस टाइम आपकी मेंटल कंडीशन क्या है। आप कुछ लोग लिखते हुए साथ अटर नहीं करते हैं, साथ साथ बोलते जाते हैं। जी, जो आप बात करें कि जो उनके माइंड में चल रहा होता है साथ साथ बोल भी रहे होते हैं और लिख भी रहे होते हैं। ये भी हो सकता है। ये एक और साइंस है, मैं इसको कभी टाइम मिला तो आपको ज़रूर एक्सप्लेन करूँगा। ये कौन कह रहा है? एरिस्टोटल कह रहा है। ठीक है, इसी तरह शेक्सपियर भी कहता है कि गिव मी द हैंडराइटिंग ऑफ अ वुमन एंड आई विल टेल यू हर कैरेक्टर। ये मैं नहीं कह रहा, ये शेक्सपियर कह रहा है। और मेरी भी एक लाइन है, वो मैं आपको एंड पे बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ क्लैरिटी हुई कि दिस साइंस कैन वर्क। ठीक है, इस उसने एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन देखें, आपने ये सुना है कि जेंडर में सबसे मुश्किल समझना किसको है? अगर आप वुमेन को समझ सकते हैं तो बंदा क्या चीज़ है? क्लियर जी? तो इस वर्कशॉप में हमारे पास जितना बेसिकली ये पूरी जो वर्कशॉप, इफ़ यू वांट टू बी एन एक्सपर्ट ऑन हैंड राइटिंग एनालिसिस यू शुड टेक 2 days, फुल 2 days। ये फुल 2 days की ट्रेनिंग मैं देता हूँ। ठीक है, पूरी सर्टिफिकेशन होती। लेकिन हमारा आज का मकसद ये है कि हम जितना आपके पास टाइम, हम जितना पढ़ लेंगे दैट विल बी फन। ठीक है, तो हमारी इस लेक्चर में हम देखेंगे कि हमने इंट्रोडक्शन टू ग्रेफोलॉजी हमने देना कि ग्रेफोलॉजी बेसिकली क्या होती है, फिर डिफरेंट इसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, हम इसको कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, फिर हैंड राइटिंग जो स्ट्रक्चर है। देखिए, हैंड राइटिंग एनालिसिस में मैंने 2 मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई, कंटेंट एनालिसिस और स्ट्रक्चर एनालिसिस। हम इसको नहीं कर रहे, लेकिन इसकी भी मैंने आपको मिसाल दी है। ठीक है, हम इसको कर रहे हैं। स्ट्रक्चर एनालिसिस में आगे 2 टाइप्स की होती हैं। एक टेक्स्ट एनालिसिस होता है, यानी टेक्स्ट एनालिसिस का मतलब है कि मैं कोई ABC लिख रहा हूँ तो उसका हम एनालिसिस कैसे, फ़र्ज़ करें कि आई हैव फ्यू बुक्स। ठीक है, मैं अगर इस लाइन को एनालिसिस करना चाहूँ तो ये टेक्स्ट एनालिसिस है, जो किसके अंदर आता है? स्ट्रक्चर एनालिसिस। क्योंकि स्ट्रक्चर एनालिसिस में बहुत सी और भी एनालिसिस हैं, जिसमें पिक्चर एनालिसिस है, डूडल, आपने कभी नाम सुना होगा डूडल। फ़र्ज़ करें कुछ लोग ऐसे बैठे बैठे ऐसे ही करते रहते हैं, ठीक है ना, जो वो करते हैं वो कैसे लोग होते हैं, और फिर डूडल में बनाते क्या हैं वो कैसे होते हैं, वो अलग साइंस है। ठीक है, तो आप डूडल एनालिसिस कर सकते हैं, पिक्चर एनालिसिस कर सकते हैं, और तीसरा टेक्स्ट एनालिसिस कर सकते हैं। तो आज हम सिर्फ टेक्स्ट एनालिसिस की बात करेंगे, किसी और की बात नहीं हम करेंगे। ठीक हो गया? अब टेक्स्ट एनालिसिस में हमारे पास कोई 5 to 6 सेशंस हैं इसके अंदर, कि एक सेशन को हम देखते हैं कि उसको हमने कैसे कैटर करना, कैसे अंडरस्टैंड करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक पहला जो क्लास है, इसकी पहली क्लास में हम ये देखना चाह रहे हैं
कि पहले मैंने आपको ये बताया कि ग्रेफोलॉजी क्या है। हैंड राइटिंग एनालिसिस को हम ग्रेफोलॉजी भी कहते हैं, ठीक है। ग्रेफोलॉजी इज़ अ साइंस टू एनालाइज हैंड राइटिंग ऑफ समवन टू असेस हिज पर्सनालिटी। दिस आर्ट इज़ कॉल्ड ग्रेफोलॉजी। आपके कई क्वेश्चन होते हैं कि जी देखें, मुझे पता है कि जब मैं हैंड राइटिंग एनालिसिस के लिए जा रही हूँ या जा रहा हूँ तो मैं तो मैनिपुलेट कर लूँगा। नहीं, हैंड राइटिंग मैनिपुलेट नहीं होती। आपको मैं एक छोटी सी एक्सरसाइज दे रहा हूँ। अगर आप इसी की बैक साइड पे जो आपने लिखा है, आपने सिग्नेचर करें 5 दफ़ा, डेलिबरेटली कोशिश करें कि डिफरेंट करें। हाँ, आप सोच के कि मैंने डिफरेंट ही करने हैं। जैसे आपने किसी को पैसे ना देने और आप चेक के ऊपर कोई डिफरेंट साइन कर दें, वैसे करें जी। 5 दफ़ा जस्ट ट्राई टू मैनिपुलेट योर सेल्फ। वेरी गुड। अब बेटा ट्राई टू डिफरेंट। मैं आपकी इसकी हैंड राइटिंग एनालिसिस की इंपॉर्टेंस बताना चाह रहा हूँ कि हैंड राइटिंग जब आप करते हैं तो आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। 3-4 टाइम्स ओके। हाँ, फ़र्ज़ करें आपकी इजाज़त हो तो मैं दिखा दूँ, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैम ने 4 दफ़ा सिग्नेचर की और इनको हमने रिक्वेस्ट भी की है कि आप डेलिबरेटली डिफरेंट करें, लेकिन आप मुझे बताएं कितना का डिफरेंस है। देखिए मैंने 5 दफ़ा कहा है कि प्लीज़ ट्राई टू साइन डिफरेंटली। अब इसमें देखें ऑलमोस्ट, मैं आपको कॉमन चीज़ें बताता हूँ कि कॉमन चीज़ें इन्होंने क्या किया। फर्स्ट वाले में बाकी तीनों में थोड़ा सा फर्क। ये मैं देख ही नहीं रहा, ये मेरे मकसद का ही नहीं। मैं आपको बताता हूँ आपने देखना क्या। सबसे पहले आप ये देखेंगे पेज के किस साइन पे इन्होंने साइन किए, किस कॉर्नर पे किए। फ़र्ज़ करें ये हमारा, या इन्होंने ऐसे यूज़ किया पेज, कोई बात नहीं, ठीक है। आप इधर भी कर सकते थे, इस कॉर्नर वाली साइड पे भी कर सकते थे। इन्होंने पेज की इस साइड पे साइन करने की कोशिश की है। पॉइंट क्लियर। देन चारों का साइज ऑलमोस्ट एक जैसा है। अब साइज भी बताता है कि आपकी पर्सनालिटी क्या है। साइज टेल यू कि आपकी पर्सनालिटी कितनी, ठीक है, कैसी है, ठीक है। फिर उन्होंने यहाँ पे एरो लगाने की कोशिश की है। किसी साइन के नीचे अंडरस्कोर इन्होंने नहीं लगाया, किसी भी। हालांकि अंडरस्कोर एक लगाना, ऐसे नीचे ऐसे लाइन लगाना बड़ा कॉमन सा सिग्नेचर होता, ठीक है। वो एंड पे मैं आपको बताऊंगा कि जब हम सिग्नेचर एनालिसिस की क्लास करेंगे, एंड वाली क्लास हमारी सिर्फ सिग्नेचर के ऊपर है कि यानी कि अंडरस्कोर क्यों नहीं लगाया इन्होंने। जो लगाते हैं वो कैसे लोग, आपको ऐसे ही पता चल जाता है दूर से ये बंदा कैसा है। जी मैं उधर आ रहा हूँ ना। देखिए मेरा पहले काम आपको ट्रस्ट में लाना है कि ये साइंस काम करती भी है कि नहीं करती। करती है जी। तो हमारी देखें, जब आपसे ये चीज़ कंट्रोल नहीं हो रही, इस प्रोसेस को हम इडियोमोटर रिस्पॉन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इडियोमोटर रिस्पॉन्स। कि आपकी हैंडराइटिंग जो है वो इडियोमोटर रिस्पॉन्स है कि जो आपका माइंड में बिहेवियर है वो पेपर पे आना ही आना है, आप उसको रोक नहीं सकते। लेकिन वो एनालाइज करने वाला बंदा चाहिए आपको। वो आपको बंदा कौन सा चाहिए? एनालाइज करने वाला बंदा चाहिए। अदरवाइज ये उसने पेपर पे आ जाना। देखिए जाहिर है जब मैं आपको सिखा रहा हूँ ना, इसका फ़ायदा एक होने वाला है। आप में कुछ जो चीज़ें अगर आप जब सीखेंगे, कुछ चीज़ें अगर इनकेस आप समझते हैं कि ये मेरे में बुरी हैं, तो आप अच्छे बन जाएंगे, आप इम्प्रूव कर लेंगे। कि मैं वैसा, फ़र्ज़ करें मैं एक ऐसा सिग्नेचर स्टाइल आपको बताऊंगा जो सुसाइडल थिंकर करते हैं। अगर किसी को पता चलेगा कि जी मैं ऐसे साइन करता हूँ या करती हूँ, तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, हो सकता है। हाँ क्लैरिटी। तो यानी कि यू कैन इवन, देखिए आप एक बंदा हायर करने जा रहे हैं। देखिए हमारे पाकिस्तान में तो कंपनीज ऑपरेट ही ऐसे नहीं करती एथिक्स के ऊपर। फॉर एग्जांपल जो सही कंपनीज होती हैं ना, मल्टीनेशनल कंपनी, अगर आपने कभी उसमें जॉब किया, उसमें एक ग्रुप इंश्योरेंस होती है। ग्रुप इंश्योरेंस का मतलब होता है कि इफ़ यू डाई ड्यू टू एनी रीज़न, कंपनी आपको कुछ सैलरीज आपकी फैमिली को देती। फॉर एग्जाम्पल 50 सैलरीज दे दी कुछ कंपनीज, 50 करंट सैलरीज करें। इफ़ यू आर हैविंग 5 लाख पर मंथ, तो 50 सैलरीज कितनी बनेंगी? 2-3 करोड़ बन जाएगा। जिस कंपनी ने आपको इस तरह का प्लान देना है
क्या वो कंपनी इस पे मेहनत नहीं करेगी कि मैं सही बंदा रिक्रूट कर रहा हूँ या नहीं कर रहा? कल को खुद ही सुसाइड करके एग्जैक्टली वो अगर सुसाइड हो जाए तो कंपनी उसके लिए तो बड़ा प्रॉब्लम होगा। वो तो एचआर मैनेजर को पकड़ लेंगे, भाई आपने असेस क्यों नहीं किया इसको, उसकी इन्वेस्टिगेशन तो होगी भाई इसने सुसाइड क्यों किया। ठीक है, तो अगर आपको हैंडराइटिंग से ये ट्रेड पता चल जाए, मैं आपको बता रहा हूँ कि मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम का आपको पता चलेगा, इसमें एंग्जाइटी कितनी है, इसमें सुसाइडल थिंकिंग कितनी, इसमें गुस्सा कितना है, आप डिसाइड कर लेंगे कि मैंने इस बंदे को इस पोजीशन पे रखना या नहीं रखना। अभी हमने क्या, ये इडियोमोटर रिस्पॉन्स है। इडियोमोटर रिस्पॉन्स का मतलब होता है जो आपके कंट्रोल में ना हो। फॉर एग्जाम्पल आप किसी मेडिकल डॉक्टर को कह दें कि आप साफ लिखें, नहीं लिखा जाएगा। अब एक और लॉजिक मैं आपको बताऊं, देखें जब एक मेडिकल डॉक्टर जब एफएससी में होता है उसकी हैंडराइटिंग बड़ी साफ होती है। सारे 90% स्टूडेंट आते हैं इसलिए कि उनका नंबर अच्छे आते हैं, साफ सुथरा लिखा होता है तो नंबर अच्छे आते हैं। ठीक है, लेकिन उनको क्या 5 साल के अंदर क्या हो जाता है कि जैसे ही वो डॉक्टर बनते हैं कि उनकी ऑलमोस्ट तमाम डॉक्टर्स की हैंडराइटिंग कोई 17, 18, 19 एक जैसी होती है। सुने, मैं इसके लिए लॉजिक इसलिए देता हूँ, देखें व्हेन यू वर्क इन अ काइंड ऑफ सिमिलर कंडीशंस, आपका माइंड स्टेट एक जैसी हो जाती है। पॉइंट क्लियर? मतलब पर्सनैलिटीज में फर्क आता है? आता है, आप चेंज होते हैं। देखें भाई जब एक लड़की शादी करती है, ठीक है ना, उसका हस्बैंड बड़ा डिफरेंट लगता है, वो बड़ी डिफरेंट लगती है, लेकिन जब वो 20 साल इकट्ठे रहते हैं तो क्या लगता है एक जैसे। इसकी वजह क्या है, ऑलमोस्ट एक जैसा लाइफस्टाइल हो जाता है, एक जैसी एक्टिविटीज़ हो जाती हैं, एक जैसा खाना पीना हो जाता है। ठीक है ना, अब लाइक राणा साहब अगर पाए लेके आ रहे हैं तो पाए उसने भी खाने हैं जी। पॉइंट क्लियर? सो तो इडियोमोटर रिस्पॉन्स का पता चला कि यानी कि हैंड राइटिंग एक इडियोमोटर रिस्पॉन्स है जो आपके कंट्रोल में नहीं है। वो आपका जो मेंटल एक्सपीरियंस है वो पेपर पे छप जाएगा। अब एनालाइज सिर्फ कौन कर सकता है, जिसको इसका नॉलेज है। ठीक है, तो इसको हम आगे सेक्शन में डिवाइड करते हैं। हमारा जो पहला सेक्शन है इसके ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बता दिया, अब इसको यूज़ कहाँ पे कर सकते हैं। ज़ाहिर है आप HR मैनेजर्स बैठे हैं, आप रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन में बहुत क्लास की चीज़ है। ठीक है, इसमें बंदा मैनिपुलेट नहीं कर सकता। ये क्यों? आम टेस्टों से आपकी सेटिंग में ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट होंगे, वो एक बना बनाया टेस्ट देते हैं, फ़र्ज़ करें टिक 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 कर। अब वो जो बच्चा इंटरव्यू देने आता है उसे पता होता है कि ये टेस्ट इन्होंने मुझे करवाना है। वो किसी से पहले कहता है यार कौन कौन सा मैं पॉइंट टिक करूँगा तो ठीक है, वो कहता है ये कर ले, वो तैयार होके आता है। हैंड राइटिंग के लिए आप जितना तैयार हो जाएं, आपको हैंड राइटिंग एनालिस्ट पकड़ लेगा। पॉइंट क्लियर है? आप उसके लिए आपने सैंपल क्या लेना है, फर्ज करें आपके पास कैंडिडेट आता है, आप उसे कहें प्लीज़ ये एक पेज है, जैसे ही आके बैठा है ना, इंटरव्यू 5 मिनट पहले ही आप उसको पेपर दे दें, ठीक है, प्लीज़ कैन यू राइट 5 to 6 लाइन ऑन दिस पेज। फिर आपने उसको ना एक इंस्ट्रूमेंट का एक बंच देना है कि आप कौन सी चीज़ पसंद करते हैं लिखने के लिए, लेड पेंसिल, ब्लू बॉल पेन, ब्लू मार्कर, क्लासिकल पेन। ठीक है, क्लासिकल पेन समझते हैं क्या होता है, जो फाउंटेन पेन होता है। ये इंस्ट्रूमेंट जो अपनी मर्जी से पिक करता है उसमें भी उसकी पर्सनालिटी है। फॉर एग्जांपल आप एक ऐसा बंदा हायर करना चाह रहे हैं, फ़र्ज़ करें आप डिज़ाइनिंग के लिए एक अपनी कंपनी में बंदा हायर करना चाह रहे हैं जो फोटोशॉप पे काम करे। फ़र्ज़ करें आपने उसको पेज दिया, एक इंस्ट्रूमेंट का बॉक्स भी दिया कि आपने अपनी मर्ज़ी से यहाँ से इंस्ट्रूमेंट उठाना है और इसमें 6-7 लाइनें लिख दें। अगर वो लेड पेंसिल उठाता है तो उसे वहीं पे सिलेक्ट कर लें। आर्टिस्ट है? नहीं भाई आर्टिस्ट नहीं है। नहीं सुने, नहीं वो परफेक्शनिस्ट है। क्या है? क्योंकि उसे पता है कि मेरे से गलती है तो मैं इसको रब कर लूंगा। नहीं समझ आई? अगर एक बंदा फाउंटेन पेन उठाता है, मैं अभी उठाने से आपको पकड़वा रहा हूं बंदा कि ये अगर फोटोशॉप के लिए जो बंदा आप हायर कर रहे हैं उसने फाउंटेन पेन उठाया, उसे उसी टाइम रिजेक्ट कर दें, बिकॉज ही इज अ क्लासिकल माइंडसेट। वो पुराने सोच का बंदा है, चेंज चाहता ही नहीं है, वो। फर्ज करें अगर आपके घर में कोई बच्चा है, उसको आप कहते हैं ये फाउंटेन पेन से लिखे, वो नहीं लिखना चाह रहा है, खुशी की बात है, ही वांट टू हैव अ चेंज। वो कहता नहीं मैंने पुराने माइंडसेट के साथ नहीं चलना। उसका सबकॉन्शियस माइंड उसको डायरेक्ट कर रहा है, अनकॉन्शियस से पता ही नहीं कि मैं क्यों नहीं उठा रहा ये। इसी को आगे ले जाते हैं, आपने पार्कर का पेन भी रखा है, आपने डॉलर का पेन भी रखा है, आपने हीरो वाला पेन भी रखा है। नहीं, हमने कंपनी के ऊपर हम नहीं जा रहे, मतलब मीडियम्स पे जा रहे हैं। हम उसके इंस्ट्रूमेंट का स्टाइल पे जा रहे हैं। ठीक है,
फ़र्ज़ करें आपने बॉल पॉइंट रखा है, बॉल पॉइंट आपको एक मॉडर्न लुक देता है। आजकल के दौर में सबसे अच्छा इंस्ट्रूमेंट जो रीसेंट है वो बॉल पॉइंट है। अगर वो रीसेंट ट्रेंड के साथ बच्चा चलना चाहता है तो वो बॉल पॉइंट उठाएगा। अगर वो लेड पेंसिल उठा रहा है तो वो परफेक्शनिज्म की तरफ है, ठीक है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी है कि मैं चेंज कर लूँ। वाई आर्टिस्ट पीपल आर गोइंग टू यूज़ लेड पेंसिल? उनके घर जाएँ तो लेड पेंसिल ही लेड पेंसिल्स होती हैं। यही वजह है। आर्टिस्ट परफेक्शनिज्म उनमें है। देखिए आपने फोटोशॉप वाला बंदा परफेक्शनिस्ट रखना है, वो ऐसे मोटा सा डिज़ाइन बना के ना आपके टेबल पे फेंक जाए, आप खुद उसको फिर चेंज करते फिर। ऐसे आप रख लेते हैं बंदे, रखने के बाद आप खुद परेशान होते हैं यार मैंने किस बंदे को हायर कर लिया, अब इसको मैं टर्मिनेट कैसे करूं, क्या बहाना ढूंढूं। जी समझ आ रही? तो आप अगर थोड़ी सी मेहनत पहले कर लें तो आपको बड़ा फ़ायदा हो सकता है। गॉट इट? फिर फॉर एग्जांपल कलर कौन सा वो पिक करता है? कलर भी एक साथ। फ़र्ज़ करें अगर वो रेड पिक करता है, एग्रेसिव पर्सनालिटी उसकी, हो सकता है आप गार्ड के लिए एग्रेसिव टोन का बंदा रखें, ठीक है, जो किसी को दबका मारे और कोई रुक भी जाए, ठीक है रुको यार, ठीक है ना। मेरे जैसा बंदा आप गार्ड रखेंगे जो क्वाइट फ्लेक्सिबल, कहना यार चलो आ जाओ, वो हर बंदे को गुजारता रहेगा। अब मैं एक दफ़ा ना, मैं आपको एक मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करता था, तो मैं ऑफिस में बैठा हुआ था, तो मुझे कॉल आई, कोई मेरा दोस्त आया मुझे मिलने, तो उसने अपने मोबाइल से कॉल करवा दी गार्ड को कि ये देखें डॉक्टर साहब से बात करें, और उन्होंने मेरे से बात की, तो मैंने कहा आने दो। अब उसने आने दिया। अब थोड़ा सा साइकोलॉजिकली सोचें, थोड़ा सा, अब गार्ड को क्या पता मैं डॉक्टर रफ़ी की बात कर रहा हूँ, उसने इतनी आप भी सोच रहे होंगे अक्सर ऐसे हो रहा है हमारी ऑर्गेनाइजेशन। देखिए ही डोंट हैव द इनसाइट कि या तो आप मेरे लैंडलाइन नंबर पे कॉल करो, उन्हें कहें कि डॉक्टर साहब का आप नंबर बताएं, ठीक है, तो मेरे से अच्छा आपकी सर आपकी एक्सटेंशन क्या है, मैं एक्सटेंशन बताऊं, फिर वो एक्सटेंशन पे कॉल करें, ठीक है, फिर एक्सटेंशन से बात होगी तो पता चल जाएगा। क्लियर? तो आपने जिस मकसद के लिए बंदा रखना उसमें वो ट्रेड्स होने चाहिए। तो ऑब्जेक्टिव में बता रहा था, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, रिलेशनशिप में आपको बड़ा आइडिया हो सकता है, ठीक है, आपको अपने बच्चों की हैंडराइटिंग देखते हो आपको सर्टन साइकोलॉजिकल इश्यूज़ प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये बच्चा हमारा इस लाइन पे तो नहीं जा रहा, ठीक है। स्कूल टीचर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, साइकोलॉजिस्ट के लिए तो वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट है, करियर चॉइस भी है सर। कैरियर चॉइस में भी आप थोड़ा सा इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये इसके डिफरेंट ऑब्जेक्टिव, लेकिन सबसे जो बड़ा इसका ऑब्जेक्टिव वो रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन में, ठीक है। सर जो मॉडर्न हायरिंग टूल्स हैं उसमें तो हैंड राइटिंग का कंसेप्ट ही ख़त्म हो गया है। फॉर एग्जाम्पल आप अप्लाई कर रहे होते हैं डिफरेंट टूल्स के ऊपर, ऑनलाइन ही आपके फॉर्म फिल हो रहे होते हैं, बस इंटरव्यू के लिए आप आते हैं। नहीं उसमें देखें प्रॉब्लम होता है ना, आप ऑनलाइन फॉर्म, हाउ डू यू नो कि ऑनलाइन फॉर्म कौन फिल कर रहा है? लेकिन मतलब मैंने तो अभी जो करंट प्रैक्टिस देखी उसमें तो कोई फॉर्म फिल नहीं करवा रहा, बहुत रेयर है। देखें ना, देखें आप आपके यहाँ पे सब्जेक्टिविटी ज़्यादा फैलेगी, आपके एरर्स बहुत आएंगे सिलेक्शन में, आपको बाद में परेशानी बहुत सी होगी। लेकिन ये जो हाँ। आप असेसमेंट करते हो या आप फिजिकल इंटरव्यू को ये बुलाते हो, उस टाइम आप ये टेस्ट कंडक्ट कर सकते जी आप साथ ही देखें, आप उसे ये क्यों नहीं कहते कि इंटरव्यू से 5 मिनट पहले उसे कहें कैन यू प्लीज़ राइट 4 to 5 लाइन्स ऑन द पेपर, ठीक है, आप इंटरव्यू के साथ ही आप उसको इवन कंफर्म कर रहे होंगे कि वाकई ये इसके अंदर है। अच्छा ये है सर, पर्सनैलिटी जी। ट्रेड्स कुछ लोग उसको जब करवाते हैं। तो नहीं मैं इसका कर रहा हूँ, वैसे एडिशनल कमेंट दे रहा हूँ कि मतलब ऐसा ये एक साइंस है और बिल्कुल वैलिड है, ठीक है, लेकिन करंट प्रैक्टिस के अंदर जो है ना इसका यूज़ कम होता जा रहा है। देखें को यूज़ इसलिए कम होता जा रहा है कि मॉडर्न चीज़ें भी हैं। देखें मॉडर्न ट्रेंड्स के ऊपर ये भी बहुत है, लेकिन मसला ये कि हमारे यहाँ आर्ट आता किसको है? ये आर्ट आपने कहाँ किसी से देखा है, सुना है, कोई ट्रेनिंग ली इसके ऊपर? नहीं। सिग्नेचर्स का ही सुना था बस, सिग्नेचर। ये प्रोजेक्टिव टेस्टिंग है, क्या है ये? पूरी दुनिया में देखें, आप यूएसए चले जाएं, ये हैंड राइटिंग एनालिस्ट का एक इवन कोर्ट के अंदर पोर्शन होता है कि फ़र्ज़ करें जज को कोई समझ नहीं आ रही, केस डायग्नोज नहीं हो रहा, किधर जा रहा है, तो वो हैंड राइटिंग एनालिस्ट को भी बुला सकते हैं, यार आप इसको किधर देख रहे हैं, ये क्रिमिनल है या नहीं। इवन यू कैन सी द क्रिमिनलिटी इन द हैंड राइटिंग एनालिसिस। तो वहाँ पे इवन कोर्ट इसको देती है, एज देती है। जी तो हमारी जो क्लास है, उस क्लास में हमारी जो पहली क्लास है उसमें हम मार्जिनस को देखते हैं। पहले सबसे पहले किसको देखते हैं? मार्जिन। अब इसमें ना कोई हंड्रेड्स ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको हम एनालाइज कर सकते हैं। मार्जिन का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल ये आपके पास पेज है,
आप शुरू कहाँ से करते हैं, कितना, कौन सा मार्जिन कितना छोड़ते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप अपनी लेफ़्ट साइड ज़्यादा छोड़ रहे हैं, फ़र्ज़ करें आप स्टार्ट यहाँ से कर रहे हैं, ठीक है ना, आई हैव समथिंग, ठीक है ना, यहाँ पे आप मार्जिन नहीं छोड़ रहे, इसका मतलब है कि यू आर जेनरस टू योर सेल्फ, आप अपने लिए बहुत जेनरस हैं। अब ये वाला पॉइंट, जो बंदा अपने लिए जेनरस होता है वो कंपनी के लिए भी अच्छा सोचता है, क्योंकि ज़ाहिर जब आप अपनी ग्रोथ चाहेंगे तो कंपनी की तो ऑटोमेटिकली होगी ना। पॉइंट फ़र्ज़ करें मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूं तो मेरा फीडबैक, मैं चाहता हूं मेरा फीड बहुत अच्छा है, तो जब मेरा फीडबैक अच्छा काम करूंगा तो ऑब्वियसली आपका ऑर्गेनाइजेशन भी अच्छी होगी। तो ये अगर फ़र्ज़ करें कि अगर आप जेनरस टू अदर हो जाते हैं, जेनरस टू अदर है कि आप स्टार्ट यहाँ से करते हैं, इधर छोड़ रहे हैं, लेकिन ऊपर से थोड़ा नीचे है। नहीं आप यहाँ से भी, अगर आप यहाँ से शुरू करते हैं तो ये माइजरी को इंडिकेट करता है, यानी कि आपने कंजूसी को इंडिकेट कर रहा है, ये इकोनॉमिकल थिंकिंग को इंडिकेट करता है। किसको? अब एक चीज़ साइकोलॉजी में मैं आपको बता दूं, अगर आपको ये पॉइंट, एक ही पॉइंट से आप बंदे को पकड़ सकते हैं। फ़र्ज़ करें उसने स्टार्ट कहाँ से लिया है, यहाँ से। अगर आप एक काम करना है आपने, ठीक है, जो आप में से क्यूरोसिटी ज़्यादा रखते हैं, ठीक है, आपने ये करना है कि आपने इमरान खान की जो पहली स्पीच है उसको गूगल कीजिएगा, वो जिस पेज पे आएगी आपने पेज देखना। मैंने उसका हैंडराइटिंग एनालिसिस तब भी किया जब पहले दिन उसने स्पीच की। उसने जो पेज यूज़ किया वो यूज्ड पेज उसने लिया। कौन सा पेज लिया? कीप इन माइंड ही वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। उसने पेज कौन सा लिया? यूज़, यानी कि जो एक साइड प्रिंट हुई है तो उसने वो पेज ले लिया। सर आप ये चीज़ देखिएगा, मैं बड़ी साइंस। अब उसने क्या किया, छोटे पॉइंट्स लिखे हुए यहाँ से लेके यहाँ तक, एक पेज के ऊपर उसने सारी तकरीर के पॉइंट्स लिखे हैं जो उसने तकरीर करनी, पहली स्पीच देनी उसने। तो व्हाट इट इंडिकेट्स, उसको पेजेस की कमी है, सरकारी पेज है, कोई मसला है, बॉल पेन उसका अपना है, नहीं सरकारी है। अगर सरकारी पेज हो तो वो तो एक पेज के ऊपर एक लफ्ज़ ही लिखे, ठीक है, जिस तरह वो न्यूज़पेपर वाले लिखते हैं, एक खबर पढ़ी फिर अगली पढ़ी फिर अगली पढ़ी उठा के। इको फ्रेंडली है सर। इसका मतलब है कि ही हैज़ द इकोनॉमिकल थिंकिंग। आपको उसकी पर्सनैलिटी में, और ये हैंड राइटिंग कई जगह पे रिफ्लेक्ट हो। आप उसके पास मेहमान जाएं ज़रा, आपने सहाफ़ियों से भी सुना होगा, वो क्या कहते हैं, चाय पिलाता है, सिर्फ चाय पिलाता है, और वो भी ग्रीन टी पिलाता है जिसके अंदर बिस्कुट भी ना डबोना पड़े। हाँ, क्योंकि वो अच्छा ही कम्बिनेशन ही ना, ग्रीन टी के साथ बिस्कुट तो कम्बिनेशन ही नहीं है, इसीलिए वो देता ही ग्रीन टी है, ठीक है। खाना वाना तो दूर की बात है। तो इसका मतलब क्या है कि उसने जो हैंड राइटिंग का कॉन्सेप्ट चूज़ किया, उसके सैम्पल से हम उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो हम किसकी अभी बात कर रहे हैं? मार्जिन की। अगर आप, जी सर, रूल स्टैंडर्ड भी तो आ जाते हैं। एक तरफ आपकी ये अप्रोच है, दूसरी तरफ तो मैं किसी को सेंटर पे हिट नहीं कर रहा, लेकिन दूसरी तरफ आपका कोई 16 कनाल का घर है, ठीक है, अगर आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है तो फिर आपको तो 5 बजे घर में रहना चाहिए। नहीं, वो अगर आपको अल्लाह ताला ने दिया ना, हदीस है ना कि इफ़ यू आर रिच यू शुड लुक लाइक रिच, ठीक है ना। आप उनका घर जाके देखें, उन्होंने 10 साल से पेंट ही नहीं करवाया। ये वाई यू कांट से लाइक दैट। जी जी, सो हमारा पहला जो कॉन्सेप्ट है वो किसके ऊपर है? मार्जिन्स के ऊपर है। अगर आप मार्जिन्स को लेफ्ट साइड पे ज़्यादा छोड़ रहे हैं, दैट मीन यू आर जेनरस टू योर सेल्फ। आप अपने लिए जो कुछ कर सकते हैं दूसरों के लिए नहीं सोचेंगे। अब ये डिपेंड करता है कि इसको आपने कहाँ यूज़ करना है, ठीक है। अगर आप जॉब के लिए बंदा हायर करना चाह रहे हैं तो ये हो सकता है आपके लिए अच्छा हो, लेकिन इफ़ यू आर लुकिंग फॉर समवन इन अ रिलेशनशिप तो ये आपके लिए अच्छा नहीं, ठीक है। वो हर काम अपने लिए करेगा, दूसरे के लिए नहीं करेगा। ही इज़ नॉट जेनरस टू अदर पीपल, ही इज़ ओनली जेनरस टू। और आपको मैंने एक जेनेरिक रूल बताया कि एक पॉइंट के ऊपर आप कभी एनालाइज ना कर लें, यानी कि देखिए ये क्वालिटेटिव एक्सपीरियंस है। क्या है? फ़र्ज़ करें आपको ये एक बंदा एक पॉइंट पे भी माइजर लग रहा है, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे, पांचवें पे, 7-8 पॉइंट्स आपको वो चीज़ लग रहे हैं, तो देन यू कैन डिक्लेयर कि ये बंदा ऐसा है। आप एक सिंगल पॉइंट पे नहीं कर सकते। हो सकता है सिंगल पॉइंट पे फ़र्ज़ करें मैं कुछ लिखने लगा हूँ तो
ऐसे को पीछे से आवाज़ आई तो मैं ऐसे लिख कर दिया, तो इसका मतलब ये कि मैं इस चीज़ के ऊपर, एक पॉइंट के ऊपर मैं डिसाइड नहीं कर सकता। लेकिन जिस तरह ये साइंस असेसमेंट की, इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं, क्या हैं, और वो हर टेस्ट की लिमिटेशंस होती हैं, ठीक है ना, एरर के चांसेस होते हैं। इसलिए मैंने आपको बताया कि एक ट्रेट के लिए या एक पर्सनैलिटी के लिए आपको अराउंड 8, 9, 10 इससे ज़्यादा हो तो और अच्छा है। तो इसके ऊपर फिर आप ट्रेंड दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप ऐसे कहेंगे कि दिस पर्सन इज़ 80% डिसऑनेस्ट या 80% ऑनेस्ट, या आप ऐसे कह सकते हैं कि ये 80% हार्ड वर्कर है, 40% ये लेज़ी है। तो आप एक ट्रेंड देते हैं, यानी कि ये एक क्वालिटेटिव टेस्टिंग है। ये वो वाली टेस्ट, ये आंसर आपको यस नो में नहीं देती, ये आंसर आपको, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल असेसमेंट टूल है। ये असेसमेंट, इसको हम प्रोजेक्टिव टेस्टिंग, हैंड राइटिंग एनालिसिस को हम किस में कैटर करते हैं, प्रोजेक्टिव, यानी कि आप एक प्रोजेक्शन, आपकी एक पर्सनालिटी की प्रोजेक्शन देता है। तो इसमें आप येस और नो नहीं कर सकते। आप इवन ये कह सकते हैं दिस पर्सन लुक्स लाइक ही और शी हैज़ अ काइंड ऑफ मेंटल हेल्थ इश्यूज, एंग्जाइटीज, मे बी, क्या कहते हैं, जितना भी आप श्योर हो फिर भी आप उसको नहीं कह सकते, क्योंकि ये एक क्वालिटेटिव एक्सपीरियंस है। ये इसकी लिमिटेशन मैं आपको पहले बता रहा हूँ, लेकिन आपको ये लगेगा कि ये चीज़ वाकई सही है। सो अगला पॉइंट क्या है कि अगर आपका जो मार्जिन है वो राइट साइड पे ज़्यादा छोड़ा है तो दैट मीन जनरस टू। जब आप जनरल, इस पॉइंट से अगले ट्रेड्स आप बता सकते हैं। आपने फ़र्ज़ करें एक पॉइंट ये देखा ना, व्हेन यू आर जनरस टू अदर पीपल, आगे क्या होता है, सोशलाइज आप होते हैं, क्योंकि वो बंदा हो ही नहीं सकता जनरस जो सोशलाइज। जनरस होते हैं तो आप सोशलाइज भी होते हैं। यू हैव लार्ज नंबर ऑफ फ्रेंड्स, यू हैव लेस मेंटल हेल्थ इश्यूज, यू हैव लेस मेंटल हेल्थ इश्यूज, ठीक है। अब आपने ये डिसाइड करना, देखिए मैं आपको एक ओपन प्लेटफॉर्म दे रहा हूँ कि आपने इसमें से चूज़ करना है कि किस रिक्रूटमेंट के लिए आपने कैसा सैंपल आपको चाहिए, ठीक है। मैं आपको एक ओपन केक दे रहा हूँ। इसी तरह ये सैंपल, इस तरह का सैंपल जो है ना, मैं रिकमेंड करता हूँ सेल्स के लिए, यानी कि दोनों साइड से मार्जिन हो, कहीं पे दे दे कहीं। हाँ, गिव एंड टेक की बात करता है ये बंदा। किसकी बात करता है, गिव एंड टेक, नेगोशिएशन स्किल्स हैं इसमें, किसमें, डिप्लोमेसी है इसके अंदर, किसके अंदर। अब ये डिप्लोमेटिक बंदा कभी भी ऐसी पोजीशंस में ना लगाएं जो बड़ी हार्ड पोजीशंस होती हैं, जो टाइमिंग की बहुत पाबंद होती हैं। फ़र्ज़ करें आप आईसीयू में एक नर्स हायर कर रहे हैं, तो ऐसी आपको आईसीयू के अंदर एक नर्स ऐसी चाहिए जो बड़ी पंक्चुअल चाहिए, क्या चाहिए, इकोनॉमिकल थिंकिंग वाली चाहिए। उसकी सोच में हो कि यार मैं 1 मिनट भी लेट हुई तो प्रॉब्लम हो सकता है। तो ऐसा बंदा ना हो कि यार रास्ते में आ रहा है, वो फ़र्ज़ करें नर्स है, आईसीयू में काम करती है, वो रास्ते में जैसे ही हॉस्पिटल में एंटर हो, आगे उसकी फ्रेंड मिल गई, उसी जगह पे वो 15 मिनट गपशप में लगा दे, क्योंकि शी इज़ वेरी गुड इन कम्युनिकेशंस एंड द थिंग्स। तो वहाँ पे उसके लिए वो कैंडिडेट आपके लिए अच्छा नहीं उस जॉब के लिए। लेकिन ये कैंडिडेट, मैंने आपको शुरू में बताया था कि कोई भी पर्सनैलिटी ना बुरी है ना अच्छी है। तो आपने देखना है कि कौन सी पर्सनैलिटी किस जगह पे फिट है, कौन सी पर्सनैलिटी किस जगह पे फिट है, वो आपने चूज़ करना है। इसी तरह हाँ, अगर दोनों साइड पे मार्जिन्स हों, दोनों साइड पे, अब ऊपर वाले में और नीचे वाले में फ़र्क है। ऊपर वाले में थोड़ा सा रफ सा एक आइडिया है, नीचे में क्या है, कहीं ज़्यादा कहीं कम, यानी कि वो ऊपर वाला बंदा कहीं पे ज़्यादा दे भी सकता है, ले भी सकता है। नीचे वाला जो है ना, वो आपने उसको चाय पिलाई तो वो भी आपको चाय पिलाएगा। रिजिडिटी उसमें, देयर इज़ अ बिट रिजिडिटी, डिप्लोमेटिक ज़रूर है लेकिन देयर इज़ अ रिजिडिटी। वो दूसरी दफ़ा चाय आपको नहीं पिलाएगा, वो कहेगा एक दफ़ा वो पहले मुझे पिलाएगा तो फिर मैं वैसा पिलाऊँ जी। सो अगली जी सर, नहीं वो आपने बताया, मेरा सवाल ये आ रहा था कि जो दोनों तरफ से मालूम छोड़ा है तो वो चौथी टाइप आपने क्लियर कर दी जी। मैं अभी आगे आ रहा हूँ, आप टेंशन ना लें, मैं हर पॉसिबल चीज़ का आंसर करूँगा। पहले आपको देखिए, शायद आपने मेरी कभी पहले ट्रेनिंग नहीं ली, मेरी ट्रेनिंग में आपके हर पॉसिबल क्वेश्चन आपको आंसर होते हैं। मैं आपको पूछने नहीं देता, मैं आप खुद क्वेश्चन करके जहाँ पे आपका ये क्वेश्चन है मैं खुद बताता हूँ ताकि टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। बिकॉज यू आर फ्रॉम अ क्लास पीपल, मैं आपका टाइम क्यों ज़ाया करूँ,
मैं तो किसी का भी, मेरी दूसरी क्लास में बच्चे बैठे होते हैं साइकोलॉजिस्ट, मैं तो उनका टाइम ज़ाया नहीं करता। तो आप तो फिर एक बड़ा एक कीमती टाइम निकाल के आए, ठीक है। हाँ, अगर आप मार्जिन दोनों साइड पे छोड़ते ही नहीं है, यू हैव अ थ्रिफ्टी नेचर, यानी कंजर्वेटिव नेचर, माइजरी के करीब आप जा रहे हैं, यू हैव अभी मैं आपको सिर्फ हैंड राइटिंग का एक स्टाइल बता रहा हूँ, आगे बहुत से स्टाइल आने वाले हैं। इसमें से आपको एक तरह की ट्रेट का पता चल रहा है, सिर्फ किसका, जेनरोसिटी का, आप कितने ओपन हैं दूसरों के साथ, ठीक है। एक चीज़ का हमें पता चल रहा है, वो हम किससे पता चलवा रहे हैं, मार्जिन। जैसे आपने पेज देखा कि मार्जिन इधर उधर हैं, तो आपने 2-4 चीज़ें आपको पता चल गया कि बंदा ऐसा है। तो वो देखें, वो मार्जिन को टच कर रहा है, दोनों को, लाइनों को टच कर रहा है। तो इसकी नेचर क्या है। अब आपको अगर कंजर्वेटिव माइंडसेट का बंदा चाहिए, तो देखें समटाइम हमारे यहाँ पता है कि हम हर बंदे में लीडरशिप देख रहे होते हैं, यानी चौकीदार में भी लीडरशिप देख रहे, तो वो दूसरे दिन हड़ताल करके खड़ा होता है। वही चौकीदार वो लें जिसमें चौकीदार के ट्रेट है। हमारी ऑर्गेनाइजेशन इसलिए फ्लॉप हो जाती है कि वी आर नॉट गोइंग टू अपॉइंट अ प्रॉपर पर्सन फॉर प्रॉपर जॉब। तो ये बड़ा प्रॉब्लम है। तो वो फ़र्ज़ करें, अक्सर हम एक सिक्योरिटी गार्ड्स के अंदर एक ऐसा गार्ड हायर कर लेते हैं जिसमें लीडरशिप स्किल्स होती हैं। अब देखें, ज़हन में एक आपने ये रखना, ज़रूरी नहीं कि लीडरशिप स्किल सिर्फ उसी में आएंगे जो MBA हार्वर्ड से करेगा, नहीं। लीडरशिप स्किल फ्रूट बेचने वालों में भी होती हैं। ये बेसिकली एक ह्यूमैनिटी, एक विजडम वाली बात है। ये इसका तल्लक पढ़ाई से नहीं है, इसका तल्लक क्वालिफिकेशन से नहीं है। देखें, कुछ लोग अक्सर आपको कहते होंगे कि ये आप कितने एजुकेटेड हैं। एक आज आप मेरी बात ज़हन में रख लें, ह्यूमन इज़ बाय डिफ़ॉल्ट एजुकेटेड, ह्यूमन इज़ बाय डिफ़ॉल्ट एजुकेटेड। हाँ, वो एजुकेटेड के साथ क्वालिफाइड भी हो सकता है। क्वालिफिकेशन और एजुकेशन को डिफरेंट रखें, ठीक है ना। आपको एक रेडी वाला भी एजुकेटेड मिल सकता है, और एक आपको जनाब लैंड क्रूज़र से निकलता हुआ बंदा भी अनएजुकेटेड हो सकता है, वो हार्वर्ड से MBA हो, वो क्वालिफाइड ज़रूर है। हाँ, इसी तरह हमारे पास, मैं अक्सर ये एक टर्म इस्तेमाल करता हूँ कि सम पीपल आर क्वालिफाइड अनएजुकेटेड, सम पीपल आर। तो क्वालिफिकेशन और एजुकेशन में डिफरेंस है। फ़र्ज़ करें आप एक लोअर लेवल पे एक ऐसा बंदा हायर कर लेते हैं जिसमें लीडरशिप स्किल्स होती हैं। फ़र्ज़ करें एक ही बंदा वो सारी पूरे स्टाफ को कहता है कि आज हमने काम नहीं करना, स्ट्राइक हो जाती जी, हमें पहले इतना पैकेज हमें करेंगे तो हम काम करेंगे, आपकी मजबूरी बन जाती। तो यूनियंस बन जाती हैं। आप अगर यूनियन से रुकना चाहते हैं तो अपने उस लेवल के स्टाफ में लीडरशिप लाने ही ना दें, ठीक है ना। इफ़ यू आर मोर, आपको पता है एजेंसीज में, फोर्सेस में लीडर्स को लेके ही नहीं आया जाता। अगर हाँ, वेरी गुड, अगर आप उसमें कोई लीडर लेके आएंगे तो वो सिलसिला ही नहीं चलेगा, वो चेंजेस आ जाएंगे, SOPs चेंज हो जाएंगे। गॉट इट। सो इसी तरह क्या बात। सो समटाइम ऐसे भी एक एग्जाम्पल हो सकता है कि आप क्या करते हैं कि आपका जो स्टार्ट होता है वो बड़ा माइजरी सा होता है, लाइक इकोनॉमिकल, ठीक है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम आप जनरस हो जाते हैं। यानी कि मैं इसी से आप दोबारा प्रूव कर रही हैं कि हैंड राइटिंग एनालिसिस आपकी माइंड एक्सपीरियंस को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। फ़र्ज़ करें आप 1 घंटे की क्लास ले रहे हैं, पहले 15 मिनट आपकी हैंड राइटिंग और होती है, आखिरी 15 मिनट और होती है। सो व्हाट हैपन्स टू यू, कुछ भी हो सकता है, आई डोंट नो। जिस तरह का आपका यहाँ पे चल रहा होगा, आपका प्रिंट हो रहा होता है पेज पे, टायर्ड हो सकते हैं, कुछ भी, वो टायर्डनेस वो वहाँ पेज पे आ जाएगी, एग्रेशन आपका पेज पे आ जाएगा। मैं आपको फॉर एग्जांपल एक और आगे जाके देता हूँ, उसके अंदर वो चीज़ आएगी। इसी तरह समटाइम आप स्टार्ट बड़ा जनरस करते हैं लेकिन साथ ही इकोनॉमिकल हो जाते हैं। अक्सर आपने देखा होगा ये दोनों जो ट्रेड्स हैं ज़्यादा फीमेल्स में होते हैं, यानी कि शुरू में बहुत जनरस हो गए देने को, नहीं, मैं कुछ का प्रेवलेंस ज़्यादा है, ठीक है ना, कुछ का प्रेवलेंस जो है ना वो फीमेल में ज़्यादा होता है। जिस तरह आपने शायद, आप ज़ाहिर है मैं आपको एक थ्योरी भी बताऊंगा, उसके ऊपर हम डिस्कस कर सकते हैं, अलहदा जेंडर साइकोलॉजी के ऊपर, वाई फीमेल्स आर डिफरेंट फ्रॉम मेल्स, तो इसके ऊपर पूरी साइंस है जी। पर्सन की महीने के
स्टार्ट में कुछ पैटर्न और होता है और जैसे जैसे महीना क्लोजर होता है वो भी हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद अगर वो चीज़ें आपकी बिल्कुल भी सही जा रही हैं फिर भी आप ऐसे हो सकते हैं। अक्सर आपने घर में देखा होगा कि कुछ ख़वातीन ऐसी होती हैं कि जी अच्छा काम वाली को ये सूट भी दे दो, अच्छा 2000 रुपया भी दे दो, कोई बात नहीं। जब बात आएगी इवन समटाइम 10 रुपये पे लड़ाई हो जाएगी। हाँ जी। तो इसका क्या मतलब, ये वो वाला माइंडसेट मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, अब 10 रुपये के अंदर सैलरी का तो इतना कोई इशू नहीं कि सैलरी लेट हो। जी एग्जैक्टली। मैं आपको ये देखें, जब आप हैंड राइटिंग से अपने बॉस को सेट को एनालाइज ही कर लें तो फिर आप पकड़ सकते हैं उनको, जहाँ मर्जी पकड़ें भाई। आपको जब पता चलेगा ना कि आपका जो बॉस है उसकी जो साइकोलॉजी है वो कैसे है, तो यू कैन मैनेज योर बॉस, यू कैन मैनेज योर रिलेशनशिप अकॉर्डिंगली। देखें आप ईमेल देखें, आप ईमेल पे जब आएंगे तो फिर आप कंटेंट एनालिसिस कर लें, आप फिर स्ट्रक्चर की तरफ ना जाएं, फिर आप दूसरा एनालिसिस करें। अगर ये एनालिसिस आप नहीं कर सकते फिर आप NLP सीखें, आप उनकी शक्ल और वॉइस टोन वर्ड्स का इस्तेमाल जो वो करते हैं आप उनको देख के आप समझ जाएंगे ये कौन। अब ये हम हैंड राइटिंग सीख लें फिर हम NLP के ऊपर भी आते हैं जी। देखें आप कुछ NLP में ऐसी चीज़ें हैं जो हैंड राइटिंग के इक्विवेलेंट है, यानी एक बंदा, आप जिस तरह मैम ने कहा कि हमें कोई लिख के नहीं दे रहा तो हम क्या करें, उसमें NLP है। NLP ये कि एक बंदा आके बैठा कैसे है, तो वो किस तरह का बंदा, आपने उससे किस तरह बात करनी है, ये फिर NLP आपको वहाँ पे हेल्प करेगा। आगे हम लेटर जोन्स की बात करते हैं, ठीक है। देखिए मैनी थिंग्स आर कमिंग इन वे, डोंट वरी, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम इसको इंटरेस्टिंग बना के सीखें ताकि आपके माइंड में ज़्यादा देर तक ये चीज़ें रहें, ठीक है। मैं ऐसे गुजारता जाऊँगा ना, डिस्कशन हम नहीं करेंगे तो फिर आप थोड़ी सी चीज़ें सीखेंगे, ठीक है ना। अगर आपको अच्छा लगेगा तो मैं आपको पूरे 2 दिन की एक ट्रेनिंग और मैं सर्टिफाई भी आपको कर दूंगा, बिकॉज आई हैव द एबिलिटी फॉर सर्टिफिकेशन। सो हमारा अब हम लेटर जोन्स की बात करते हैं। देखें लेटर जोन्स में आपको पता चलता है कि आपकी जो एनर्जी है वो कहाँ पे खड़ी है। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि इंग्लिश हैंड राइटिंग में लेटर के जोन्स होते हैं और 3 जोन्स में इंग्लिश लिखी जाती है। जैसे आपने छोटी क्लासेस में ये 4 लाइंस वाला आपने पेज यूज़ किया होगा। कुछ लेटर होते हैं जो अपर जोन में लिखे जाते हैं। फॉर एग्जांपल जिस तरह L है, ये अपर जोन में लिखा जाए, ऊपर वाली 3 लाइंस में लिखने को हम अपर जोन कहते हैं। और कुछ लेटर ऐसे होते हैं जिस तरह A है, ये मिडल जोन में लिखा जाता है, और G जो है ये लोअर जोन का लेटर है, ठीक है। तो कितने जोन्स होते हैं हमारे पास। अब कुछ लोगों का एम्फसिस होता है ना, वो अपर जोन के ऊपर ही होता है। फ़र्ज़ करें अपर जोन का, फ़र्ज़ करें मैं ये लैग लिखा हुआ था, इसी को मैं अपर जोन में बनाऊं तो कैसे लगेगा ये। फॉर एग्जांपल G को मैं छोटा कर देता हूँ, ये ठीक है, A मैं इतना कर देता हूँ, G मैं इतना कर देता हूँ, ये लैग लिखा हुआ। इसका मतलब मेरा जो एम्फसिस है वो ज़्यादा किस पे है, अपर जोन में। अब अपर जोन के लोग जो है वो किस तरह की फीलिंग रखते हैं, ठीक है। फिर लोअर जोन को पहले मैं आपको समझा लूँ, सॉरी मिडल जोन। मिडल जोन में ये होता है कि फ़र्ज़ करें अगर आप मिडल जोन वाले फॉर्मेट के ऊपर फोकस कर रहे हैं तो फॉर एग्जांपल यही मैं लैग अगर लिखता हूँ तो यहाँ पे ऐसे लिखूँगा, मेरा एम्फसिस ज़्यादा कहाँ पे है, मिडल जोन में, क्योंकि मैंने हालांकि G अपने नॉर्मल जोन में यहाँ पे आना चाहिए था, नॉर्मल ये यहाँ पे जाना चाहिए था, ये नॉर्मल जो जोन है। अब कुछ लोग नॉर्मल लिखते हैं, वो बड़े बैलेंस, उनकी एनर्जी बड़ी बैलेंस होती है, गुड सेंस ऑफ ह्यूमर होता है, एवरेज लाइफ को एंजॉय करते हैं। लेकिन जिनका ज़्यादातर एम्फेसिस होता है ना अपर जोन के ऊपर, उनका जो थिंकिंग होता है ना वो फिलोसफिकल थिंकिंग होता है। कौन सी थिंकिंग होती, फिलोसफिकल थिंकिंग होती है, यानी कि बड़ी बड़ी बातें करेंगे आपको, ठीक है। समझ आ भी सकती है, नहीं भी आती, लेकिन आपको ये आप पता करना है कि क्या फिलोसफिकल बंदा आपकी जॉब में फिट बैठता है या नहीं बैठता। कुछ ऑर्गेनाइजेशन में बैठ सकता है, देखें आपकी डिपेंड करता है कि फ़र्ज़ करें फाउंडेशन है, फाउंडेशन में आके कोई ऐसा बंदा बात करे जो फिलोसफिकल हो तो लोग इसको सुनेंगे, ठीक है ना। लेकिन उस लेवल पे फ़र्ज़ करें आप कहते हैं कि जी मैं बाटा कंपनी में काम करता हूँ तो मुझे एक ब्रांच मैनेजर चाहिए, तो आप ये तो नहीं ला सकते,
वो सही नहीं होगी। मैं कहता हूँ वो लोगों को सिर्फ फिलॉसफी सुनाएगा। गॉट इट? सो अब ये आपने सोचना है कि क्या आपने फिलॉसफर लेके आना। हाँ, आपकी फ़र्ज़ करें पब्लिशिंग कंपनी है, कौन सी कंपनी, तो आप उसकी कंपनी का एक मैनेजर हायर करना चाहते हैं जिसकी यानी कि अप्रोच फिलॉसफिकल हो, क्रिटिकल हो, कि आपके बुक का कंटेंट कैसे बनना है, उसमें लॉजिक कैसे होना चाहिए, बड़ी सोच वाला बंदा जो है, ठीक है, वो यहाँ पे काम करेगा। ये छोटी जॉब को एंजॉय भी नहीं करेगा, बोर हो जाएगा, यार मैं इसलिए बना हूँ, ये ऐसे सोचेगा। वो सिर्फ घर में सिर्फ खाना कम खा लेगा, ठीक है, तो वो फिलॉसफिकल होगा उसकी सोच। लाइक इलामा इकबाल जैसे लोग हैं, ठीक, इलामा इकबाल ने कहाँ जॉब की है, वो छोटी जॉब कर सकते हैं नहीं कभी, वो आपको आइडिया दे सकते हैं, कि फिलॉसफी दे सकते हैं, ठीक है। सर जो काइंड ऑफ स्ट्रेटजी थिंकर भी मेरे ख्याल से फॉल कर रहा होगा जी ऑर्गेनाइजेशन में, जी, क्योंकि वो फोर्स ही कर रहा होता है उसका विजन। जी। सो इसी तरह हमारे यहाँ जोन है, जिस तरह फ़र्ज़ करें ये अपर जोन एम्फेसिस है, इस राइटिंग में आपको कौन सा एम्फेसिस लग रहा है, अपर, यानी कि ज़्यादा जो राइटिंग है वो अपर जोन में है। जैसा फ़र्ज़ करें आप जी को देखें तो जी भी छोटा सा, नीचे प्रॉपर नहीं आ रहा, इसका जो फिलॉसफिकल और स्पिरिचुअल थॉट के ये लोग होते हैं, ठीक है ना। आप इवन इनकी कभी एग्जाम्पल भी देख लें तो ऐसे मोटा मोटा ऊपर की तरफ इनका ट्रेंड होता है। तो इसी तरह आपके पास एक जोन होता है जिसे मिडल जोन एम्फेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? मिडल, यानी कि हर चीज़ मिडल में। अभी आपको दूर से ही लग रहा है ना कहाँ पे एम्फेसिस है। ये बड़ी प्रैक्टिकल लाइफ और रियलिटी को जानते हैं, ठीक है, बड़े मोहतात होते हैं, ठीक है, जेनरोसिटी के हवाले से बहुत कम होते हैं, ठीक है, अपनी बात ज़्यादा करते हैं, यानी कि फोकस रियलिटी के ऊपर होता है कि यार मैं यहाँ पे ये चीज़ करने से मुझे क्या फ़ायदा होगा, यानी मुझे बुक्स लिखने से क्या फ़ायदा होगा, नहीं, अपना रियलिस्टिक अप्रोच, यानी कि बिल्कुल मुझे तो क्या, इससे क्या फ़ायदा। इसी तरह इफ़ समवन इज़ गोइंग ऑन द डाउन लोअर जोन, दे आर हैव द मटेरियलिस्टिक नीड्स। अब आपको पता होना चाहिए कि ये बंदा आप कहाँ पे फिट कर सकते हैं, प्रोटोकॉल के लिए, किसके लिए, प्रोटोकॉल के लिए, या आप जॉब के लिए बंदा अच्छा हो सकता है, क्योंकि ही इज़ लुकिंग फॉर मटेरियल्स, क्योंकि पैसे कमाएगा तो उसके पास कोई चीज़ आएगी, तो अपनी गाड़ी के लिए मेहनत कर रहा होगा, किसके लिए मेहनत कर रहा होगा। और ये ऐसे लोग जिनका एम्फेसिस नीचे ज़्यादा होता है, ठीक है ना, वो फिज़िकली स्ट्रांग हो सकता है वो बॉडी बिल्डिंग करता हो। फ़र्ज़ करें मैं आपको मैं एक इंटरव्यू पैनल में था, तो मेरे पास एक एप्लीकेशन हमने ऐसे ही किया हुआ था कि उनका एक हैंड राइटिंग सैम्पल भी लिया हुआ था, मेरे साथ पैनलिस्ट भी बैठे हुए थे। एक एप्लीकेशन आई, मैंने कहा ये जो कैंडिडेट आ रहा है ये बॉडी बिल्डर है। सारे एक दूसरे देख, यार ये आपको कैसे, चलें पर्सनालिटी का तो पता चल जाए, लेकिन बॉडी बिल्डिंग का आपको कैसे पता चला, क्योंकि जो बॉडी बिल्डर होता है ना, जब वो वाई या जी लिखेगा ना तो उसका ज़्यादातर वज़न इधर ही आ जाता है जी, उसका वज़न नीचे की तरफ जाता है। तो जैसे वो एंटर हुआ तो सारे जो है देवर सरप्राइज के, डॉक्टर साहब ये बताएं हाउ इट हैपन, कैसे पता चला। फिर एक अगला कैंडिडेट आया, मैंने कहा आपको छींकें बहुत आती, कहता आती हैं, लाइक पैनल वाज इंजॉइंग कि यार ये कैसे पता चला कि आपको छींकें बहुत आती। वो भी हैंड राइटिंग है। हाँ उसकी हैंडराइटिंग वो भी बताऊंगा, अभी सब्र तो करें, आगे तो हमें चलने दें। वो मैडम ने जो है ना वो बड़ा गुस्सा कर जाना कि हम आगे क्यों नहीं जा रहे जी। तो इसी तरह जनाब नेक्स्ट हमारा एक और चीज़ है जिसे हम बेसमेंट स्लांट कहते हैं। क्या कहते हैं? बेसमेंट स्लांट का मतलब, पहले इसको समझ लें कि बेसमेंट स्लांट का मतलब क्या होता है। नहीं, वो स्लांट भी हम उसके ऊपर भी आते हैं, स्लांट, ठीक है। बेसमेंट स्लांट, बेसमेंट और स्लांट में फ़र्क है। बेसमेंट स्लांट और चीज़ है और स्लैंट और चीज़ है, ठीक है। तो वो अगला स्लैंट हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये जो बेसमेंट स्लैंट है ये आपको इंडिकेट करता है मूड ऑफ द मोमेंट, कि आप करंटली कैसा फील कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें ये होता है कि समटाइम ये होता है कि फ़र्ज़ करें आपकी एक्सपोज लाइन ये है, हम सपोज कर सकते हैं, हालांकि हमने वाइट पेज दिया, लेकिन हम सपोज तो कर सकते हैं ये आपकी लाइन है। समटाइम आप स्टार्ट करते हैं कि आपकी जो बेस है, बेस से आप उठना शुरू कर देते हैं। फ़र्ज़ करें आई हैव अ बुक, हमारी इमेजिनरी लाइन यहाँ पे थी, तो मैंने अपनी राइटिंग को इंक्लाइन कर लिया, बेस से ऊपर चला गया, ठीक है। तो ये ऑप्टिमिज्म को शो करती है,
किसको शो करती? ऑप्टिमिज्म को शो करती। ठीक, अभी आप अपनी हैंडराइटिंग ना देखें, आप ये लर्निंग आपकी मिस हो जाएगी। मैंने आपसे पहले भी गुजारिश की थी, आप वर्कशॉप के बाद अपनी पूरी हैंडराइटिंग एनालाइज कर सकेंगे। ठीक है, अगर आपने ये टिप्स छोड़ दिए, क्योंकि ना आपको इसकी वो मिलनी है, तस्वीरें मिलनी ना हैंडआउट्स मिलने, ये सिर्फ आप मुझे सुन सकते हैं जी। तो ये कौन सा स्लैंट है? बेसमेंट स्लैंट। इंक्लाइंड हो तो आप ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, और इसी तरह डिक्लाइंड हो तो पेसिमिज्म उल्ट हो जाता है। अब आपको पता होता है कि ऑप्टिमिज्म क्या है, आप ऑप्टिमिस्टिक एक रियलिटी की आप सोच रखते हैं, वो पेसिमिज्म है। अब आपको पता है कि आपको एक ऑप्टिमिस्टिक बंदा चाहिए या पेसिमिस्टिक बंदा चाहिए, ये अब आपने डिसाइड करना है किस पोजीशन। देखें, जब भी आपने बंदा हायर करना है, आपने उसकी क्वालिटीज़ गूगल कर लें कि अकाउंटेंट में क्या क्या होना चाहिए। नहीं आपको पता तो देख लें, लिख के रख लें, और हैंड राइटिंग एनालिस्ट को दे दें, हमें वो बंदा चाहिए जिसमें ये 8 खूबियाँ, वो आपको निकाल देगा, ऐसे निकाल देगा कि ये ऐसा बंदा। आप चाहते हैं कि आपको कंजूस चाहिए, उसमें लीडरशिप स्किल ना हो, ठीक है, और क्या ना हो, थोड़ा सा डिसऑनेस्ट हो। ठीक है, सपोज बहुत सी कंपनीज ये चाहती हैं कि हमारा एम्प्लॉय थोड़ा सा डिसऑनेस्ट हो। ये मैं आपको बहुत बड़ी काम की बात बहुत सी कंपनी चाहती हैं कि थोड़ी सी करप्शन हो, खुद वो चांस देती हैं। फॉर एग्जांपल, मैं आपको आईटी से कोई बंदे बैठे हैं, वेरी गुड। अब आपको बहुत सी, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, आईटी वाले ज़्यादा समझ सकते हैं। आपने बहुत से सॉफ्टवेयर ऐसे सुने होंगे कि जी ये क्रैक वर्जन है। अगर कंपनी ये चाहे कि हम क्रैक नहीं बनाते तो वो नहीं बनाएंगे, वो क्रैक खुद बनाते हैं ताकि उनको नशा लगे। नशे के बाद फिर वो ये फीचर लेने के, फुल फीचर लेने के लिए इधर आए, क्योंकि अगर वो उसमें थोड़ा सा मार्जिन नहीं देंगे तो लोगों को चस्का ही नहीं पड़ेगा। मैं आपको मिसाल दूँ, चाय की मिसाल आपको देता हूँ। तो चाय जब नई नई आई तो लोगों को फ्री पिलाई जाती थी। हाँ, लोगों को, लोग पीते ही नहीं थे, यार ये क्या चाहिए, हमने नहीं, सॉरी, वो कहते हैं भाई टेस्ट तो करें, ये फ्री में, फ्री। अब आप हालत देख लें चाय का क्या हाल है जी। ठीक है, तो पहले आप नशे पे तो डालें ना उनको। बहुत से सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जिनका क्रैक वर्जन मिलता ही नहीं, क्योंकि उनका कंपेटिटर कोई नहीं है। फॉर एग्जांपल, एक सॉफ्टवेयर है NVivo है, क्वालिटेटिव डाटा एनालिसिस के लिए, आपको शायद पता हो, उसका क्रैक वर्जन नहीं है, वो सिर्फ ट्रायल देते हैं 14 दिन का। अगर वो क्रैक बनाना चाहें तो 1 मिनट में बना के फेंक देंगे, लोग यूज़ करेंगे, लेकिन क्योंकि उनका कंपेटिटर नहीं है कोई, उनको पता है कि लोगों ने ये लेना ही लेना है, जिनको ज़रूरत है वो लेंगे। मैंने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ एक ही सॉफ्टवेयर परचेज़ किया, वो यही था। कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी किसी दूसरे के परचेज़ करने, सारे इस तरह मिल जाते हैं। पॉइंट क्लियर? तो सम टाइम आपको पता है क्या होता है, आपको चाहिए होता है कि मैं थोड़ा सा ऐसा बंदा हायर करूं जिसमें थोड़ी सी डिसऑनेस्टी हो, उसमें उसका फ़ायदा हो सकता है। पॉइंट क्लियर जी? कि आपका जो बेसमेंट स्लैंट है वो क्या होता है, स्ट्रेट होता है, बिल्कुल ना ऊपर है ना नीचे। तो ऐसी पर्सनालिटी के लोग जो है ना, उनका जो करंट मूड होता है, यानी कि जब भी वो, उनका सेम ही मूड रहता है 24 घंटे, यानी कि वो इसी तरह स्टेबल ही रहते हैं, काम एंड कूल, स्टेबल, इवन मूड उनका होता है, यानी हर टाइम एक ही जैसे होते हैं। उनको आप बुरी बात कह दें, अच्छी कह दें, बस उनके चेहरे पे इतना फ़र्क नहीं पड़ता, दे आर वेरी ओके विद दैट। ठीक है, तो दे डोंट यील्ड टू मूड चेंजेस, इनमें मूड चेंजेस भी नहीं आते। ठीक है, इसी तरह एक और स्टाइल होता है जिसे हम सिनुओसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी कभी ऊपर जा रहा, कभी नीचे जा रहा, तो इनका जो मूड वेरिएशंस हैं बहुत ज़्यादा है, स्विंग बहुत करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ, मैंने आपको कुछ यूनिवर्सल ट्रेट ऐसे बताए थे कि वो किसी भी जॉब के लिए फ़िट नहीं होते। ठीक है, तो जिस तरह फ़र्ज़ करें मूड वेरिएशन है या शॉर्ट टेम्पर्ड लोग हैं, ये आप मुझे खुद बताएं कि आप किस पोजीशन पे हम इसको रखें। इवन मैंने डिसऑनेस्टी का भी कह दिया है कि आप डिसऑनेस्ट बंदे भी रखें, अगर हाँ आप समझते हैं तो। कई जगह, कई स्लॉट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको डिसऑनेस्ट बंदे की ज़रूरत होती है। ठीक है ना, मैं अभी आपको कई ऑर्गेनाइजेशन बता देता हूँ जो ऑनेस्ट बंदा रखना ही नहीं चाहते। बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन में आपको बता, जो मेहनती बंदा रखना ही नहीं चाहते। पॉइंट क्लियर? सो इसी तरह एक स्टाइल होता है जिसे हम कन्वेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी कि आपका बेसमेंट ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, ये भी एक स्टाइल है। ये रेयर स्टाइल है लेकिन ये एग्जिस्ट करता है। ठीक है, इसमें लैक ऑफ डिटर्मिनेशन होता है, यानी कि आप कोशिश करते हैं लेकिन फिर आप गिर जाते हैं।
ठीक है ना, आप ऑप्टिमिज्म होने की कोशिश करते हैं लेकिन रह नहीं सकते, यू आर नॉट गुड एट फॉलो थ्रू। ये ऐसे लोग होंगे, फ़र्ज़ करें आपके पास अगर ये सैम्पल सामने पड़ा और ये बंदा आके बैठ, मैं तो तबाही मचा दूंगा आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, होल्ड ऑन, आप रुक जाएं, क्योंकि ये सिर्फ बातें हैं। आपका एक्सपीरियंस मेरे से ज़्यादा होगा रिक्रूटमेंट में, सिलेक्शन में, आपको ख़ुद कई केस स्टोरीज़ का पता होगा कि यार ये जब बंदा इंटरव्यू देने आया था तो ये कमाल था, लेकिन इसमें तो कुछ आता ही नहीं है, ठीक है ना। देखें आजकल YouTube पे बहुत से लेक्चर हैं, आपने प्रेजेंट कैसे होना, हम वहाँ पे धोखा खा जाते हैं। आज मैं आपको नेक्स्ट लेवल स्ट्रेटजी बता रहा हूँ कि आपने असेस कैसे करना है क्लाइंट को, अपने कैंडिडेट को, क्योंकि हर बंदे ने टाई लगा के आ गया, सूट पहन के आ गया, तो आप यार ये तो बड़ा अच्छा बंदा टाई शाई के साथ आया। ये टाई वाई वाले ज़माने चले गए, जब हम टाई नहीं लगाते थे, जब कोई लगाता था तो उसको फ़र्क पड़ता था। ये साइंस भी वीक हो जाएगी जब ये लोग ये सीख के अपने आप को मैनेज करने चाहेंगे ना। अगले 10 साल बाद अगर किसी ने ये सीख ली तो फिर वो पॉपुलर हो जाएगी, फिर आप मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो ये स्टिल ये चीज़ चल सकती है, इससे आप असेस करें, आपको बहुत मज़ा आएगा और आपके जेन्युइन रिजल्ट्स आएंगे जी। इसी तरह एक होता है कनकेव, क्या होता है कनकेव, होता है उसकी उल्ट है, यानी इसमें आप बड़ा कॉशियस स्टार्ट लेते हैं लेकिन आप निकल जाते हैं। ये आपको ऐसे बंदे भी मिलेंगे जो आपको लगेगा कि यार ये बंदा चल नहीं पा रहा, लेकिन कुछ सिफारिश बड़ी आ गई है तो आपने रख लिया, तो फिर आप कहते हैं यार ये तो हमने ऐसे बाई चांस रखा था लेकिन बंदा चल गया, ठीक है। तो आपको देखें, आप किसी के ऊपर ट्रस्ट ना करें। मैं आपको एक और बता, नेवर ट्रस्ट ऑन वर्ड्स, आप कभी जुमलों में ट्रस्ट ना करें, क्योंकि जुमले क्या होते हैं, वो एक्शन नहीं होते। एंड जुमलों में आप झूठ बोल सकते हैं, एक्शन में आप झूठ नहीं बोलते। ये जब आपका इडियोमोटर रिस्पॉन्स पे लिखा जाता है ना, हैंड राइटिंग में झूठ नहीं होगा, पक्की बात है, ठीक है। तो ये आपको एक नेक्स्ट लेवल स्ट्रेटजी है रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन में। इसी तरह एक होता है क्योटिक, ये बहुत रेयर होता है, ये रेयर होता है लेकिन ये एग्जिस्ट करता है कि आपको पढ़ा ही ना जा रहा हो कि इसने क्या लिखा है, ठीक है, ऊपर नीचे, यानी कि उसका बेसमेंट स्लांट ऊपर नीचे आ रहा है, बिल्कुल फॉलो थ्रू नहीं, उसमें बिल्कुल नहीं बढ़ सकता, लैक ऑफ डिटर्मिनेशन है, ठीक है। तो ये इसका ये वाला स्टाइल है, ठीक है। फिर ये होता है कि एक ऐसा बेसमेंट स्लैंट भी होता है जिसमें वो हर वर्ड को बेस से उठाता ऊपर लेके जाता है, हर वर्ड को उठाता है और लेकिन जाता ऊपर है, ठीक है ना। ये क्या बंदा होता है कि हर मौके पे कोशिश कर रहा है, लेकिन हर मौके पे कोशिश करता है लेकिन चल नहीं पा रहा, लेकिन कोशिश ज़रूर कर रहा है। इसके ऊपर आप सोच सकते हैं कि इसको आप ट्रेन कैसे कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर वो विल है उठने की, ऑप्टिमिज्म इसके अंदर है, लेकिन वो उठ नहीं पा रहा, उसके साथ कोई टेक्निकल इशू हो सकता जी। इसी तरह एक होता है कि आप बेसमेंट से स्लांट से शुरू करते हैं लेकिन साथ ही नीचे आ जाए, ठीक है ना, वो ऊपर था, ये हर वर्ड नीचे आ रहा है, ठीक है। तो ये है कि ये कोशिश कर रहा है कि अपने मूड को स्टेबल करे, इसका मूड स्टेबल नहीं है, लेकिन ही इज़ एट एवरी टाइम पॉइंट ही इज़ ट्राइंग टू गेट स्टेबल जी। तो इसी तरह नेक्स्ट जो है वो सिर्फ स्लैंट है। जो स्लैंट है ना, आपकी पर्सनैलिटी बताता है कि आप कितने इमोशनल हैं, क्या हैं आप, कितने दूसरे के लिए आप में इमोशनैलिटी का ट्रेंड कितना ज़्यादा है। तो देखें स्लैंट जो होता है ना, ये वाला दी स्लैंट जो होता है, फ़र्ज़ करें आपके पास ये लाइन है, अगर आप बिल्कुल सीधा लिख रहे हैं तो ये बिल्कुल राइट एंगल पे आप लिख रहे हैं, ठीक है, जिसे हम 90 के एंगल पे राइटिंग कहते हैं, ये बिल्कुल सीधा लिख रहे हैं। आप आगे दो पैटर्न है, एक आप राइट की तरफ स्लांट हो जाता है आपका ऐसे, ये आपका जितना स्लैंट नीचे की तरफ जा रहा है लाइन की, उतने ज़्यादा आप इमोशनल होते जा रहे हैं, इमोशनैलिटी का ट्रेंड उतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। यानी एक बंदी या बंदा जो है ना इस स्लैंट में लिख रहा है, यानी कि बिल्कुल फ़र्ज़ करें ऐसे लिख रहा है कि आई हैव, देख रहे हैं कि मैंने आई को कहाँ लिखा हुआ ऐसे, हाँ, यानी कि ये लाइन है, ये लाइन के करीब आ रहा है ये आई, एक आई मैं ऐसे लिख रहा हूँ ये, या थोड़ा सा इधर ट्विस्ट कर रहा हूं। जी ये बिल्कुल राइट पे है, किसके ऊपर है, 90 अब 90 के ऊपर जो लोग लिखते हैं ना ये स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, हेड रूल्ड होते हैं, बातें इधर उधर की ज़रूर सुनते हैं लेकिन ये डिसाइड देयर ऑन वे।
अब आपको पता होना चाहिए कि ऐसा बंदा कहाँ पे फिट होता है। ऐसे बंदे में डिसीजन पावर ज़्यादा होती है, ठीक है, वो इन्फ्लुएंस नहीं होता किसी से, उसको जो SOPs या रूल्स रेगुलेशन दिए हैं उसको देखता है, उसके अकॉर्डिंग चलता है। तो आपने इस बंदे को जो राइट एंगल पे इसको आपने कहाँ पे फिट कर सकते हैं? आपने ऑर्गेनाइजेशन में एडमिनिस्ट्रेटर बहुत अच्छा हो सकता है, वो इधर उधर नहीं होता जी, जो है अकॉर्डिंग टू SOP काम करना। rigid होते हैं। हाँ, हेड रूल्ड होता है, क्या जो वो समझता है ना कि ये सही है तो उसको करता है, ठीक है, एनालाइज वो जरूर करता है वो जो उसको खुद को ठीक लगता है वो करे। जी। तो वो फिर given SOPs को कैसे follow करे? हाँ, उसको जो जिस तरह वो SOPs को परसीव करेगा कि इसका मतलब ये, तो वैसे ही करेगा। हो सकता है वो परसेप्शन गलत कर ले, वो अलहदा बात है, ठीक है ना, उसको समझने में गलती हो सकती है, वो अलहदा बात है, लेकिन जो चीज़ समझ रहा है वो वही करेगा। और इसी तरह वो क्या करता है, जैसे जैसे वो इधर आता है उसमें इमोशनैलिटी बढ़ती जाती है, इमोशनैलिटी उसमें, एम्पैथी उसमें बढ़ती जाती है, एहसास बढ़ता जाता है, ठीक है। लेकिन जो बिल्कुल एंड पे फर्ज करें इतनी इमोशनैलिटी बढ़ गई तो इसके साइन ये होता है कि आप पता क्या करते हैं, आप काम पहले करते हैं सोचते बाद में, ये वो पर्सनैलिटी होती, ठीक है। कौन सी पर्सनैलिटी? जहाँ पे आप बिल्कुल, फॉर एग्जांपल मैं आपको अभी बता रहा हूँ, ठीक है, ये हेड रूल्ड है, क्या है, बिल्कुल सीधा लिख रहे हैं, दे टेक देयर ऑन वे, ठीक है। नेक्स्ट में क्या है, एम्पैथेटिक, द मोस्ट कॉमन स्लांट जो होता है ये वाला, ये मोस्ट कॉमन स्लांट भी है जो आप बी वाला है। इसी तरह आप सी में जाते हैं तो सिंपैथेटिक, शोइंग सिंपैथी, आप ज़्यादा सिंपैथेटिक होते हैं। इससे फर्दर अगर आप जा रहे हैं तो ये डी है, ऑल थिंग्स एक्सप्रेस थ्रू इमोशंस, इसमें इमोशनैलिटी बहुत ज़्यादा है। और हाई इमोशनैलिटी का एक साइन ये होता है कि आप करते पहले हैं सोचते बाद में, ठीक है, रोना शुरू कर देंगे पहले, ठीक है ना। फ़र्ज़ करें आप एक ऐसी पोजीशन पे ऐसी बंदी नहीं रखना चाह रहे, ये ना हो कि कोई ऐसी बिग असाइनमेंट आए तो वो रोना शुरू कर दे, ठीक है, मैंने तो जी वहाँ पे जाना ही नहीं, मेरे घर वाले इजाज़त नहीं देते, आपको शायद ज़्यादा आइडिया हो, एक्सपीरियंस है, आप फ़ोन आ जाएगा कि जी बाबा नहीं मान रहे कि आपने इस फील्ड में जाना ही नहीं आज, ठीक है। तो आपने ये चीज़ देखनी है कि क्या आप कोई ऐसा बंदा इस जॉब के लिए सिलेक्ट, आप उसकी डायनेमिक्स देखेंगे, उस आपने एम्प्लॉई को कहाँ कहाँ भेजना है, उसका वर्किंग एनवायरनमेंट क्या है, क्या उसके अंदर ये ट्रेड फिट होता है या नहीं होता। पॉइंट क्लियर। आपकी डायरेक्शन कैसे होनी चाहिए कि जिस पोजीशन के लिए आपने बंदा हायर करना उसके ट्रेड्स पहले आपके पास पड़े हों कि हमें ये बंदा चाहिए, ठीक है ना। हम पता क्या करते हैं, HR वाले कहते हैं, मैं एक दो जगह पे गया, मुझे उन्होंने बुलाया पैनल के लिए, तो वो पता क्या कहते हैं कि सर हमें अच्छा बंदा दे दो कोई। मैं क्या, आप किसे अच्छा कहते हैं वो पहले मुझे बताएं, आपके लिए अच्छा कौन। मैंने कहा मेरे लिए तो एक अच्छा बंदा वो भी होता है जो झूठ बहुत बोलता है। कहता है ये भी है, मैंने कहा होते हैं अच्छे। इसी तरह हाँ, लेफ़्ट साइड का एक मैं प्रिंसिपल बता दूं कि लेफ़्ट साइड जो है ना वो रेयर होती है, रेयर होती है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जितनी लेफ़्ट साइड पीछे की तरफ आती जाएगी उतना बंदे को समझना मुश्किल होता जाएगा, बिकॉज ये एक रूटीन वाला है ही नहीं। यानी कि एक बंदा बिल्कुल पीछे की तरफ लिख रहा है तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वो बहुत डिफरेंट बंदा, ये आप लिख लें। अगर फ़र्ज़ करें एक बंदे का स्लांट फॉर एग्जांपल ऐसे है, ये वाला, डिफ़िकल्टी एक्सप्रेसिंग आइडियाज़ एंड इमोशंस, आपको समझ नहीं है यार आप कहना क्या चाहते हो, बताओ तो सही, रो क्यों रहे हो, नहीं समझ आएगी। बिगिनिंग टू इंट्रोवर्ट भी है ये जी। आगे चलें, ड्रास बैक्स फ्रॉम द अदर्स, ऐसी बात पे छोड़ के चला जाएगा नहीं। आप यार अजीब बात है, समझ ही नहीं आ रही क्या कर रहे हो। अगला, मोर विथड्रॉल, हार्ड टू अंडरस्टैंड एंड गेट अलॉन्ग विद, इनके साथ आप चलना मुश्किल हो जाएगा। हाँ, अगर आप भी ऐसे हैं तो फिर हो सकता है। तो ये रेयर है लेकिन ये एग्जिस्ट करता है। आप ज़रा अपने इधर उधर नज़र दौड़ाएं, आपको अपनी फैमिली फ्रेंड्स में लोग मिलेंगे इस तरह के, और आपको फिर लगेगा कि यार ये डार साहब ने तो सही कहा था कि ये वाकई ऐसे है, कि ऐसा सैंपल है। आज आप जाके थोड़ा सा एनालाइज तो कीजिएगा। हाँ जी। उसके बाद एक प्रेशर है कि आप किस प्रेशर से लिखते हैं। देखिए पहला पॉइंट, ठीक है, आप ऐसे ही पकड़े, ये हैंडराइटिंग लिखा हुआ, ऐसे हाथ लगाएं पीछे से। अगर आपको इंप्रेशन नज़र आ रहे हैं तो ही हैज़ एग्रेसिव इशूज़, ठीक है। जिस तरह
इनका बड़ा सॉफ्ट लिखा हुआ है, ही इज़ अ वेरी कूल पर्सन, लाइक बिल्कुल पीछे पता ही नहीं चल रहा किसने लिखा या नहीं लिखा। जी जी नहीं नहीं, फिर भी आप जिससे मर्जी लिख लें, जो इम्प्रेशन आता है वो आता है। जी मैं आपको बता दूं, फ़र्ज़ करें इन्होंने भी बॉल पेन से लिखा है, इनका प्रेशर है, ठीक है ना। आप खुद अंदाज़ा लगाएं सिर्फ एक पॉइंट के, आप अपने आप को कहाँ रेट करते हैं एग्रेसिव इश्यूज़ में, आपको पता चल जाएगा, अपना पता चल जाएगा। तो हाँ, ये कितना मैनेजेबल है। फ़र्ज़ करें आपने 2-3 पेजेस दिए हैं, 2-3 पेजेस आपने 2-3 पेज इसलिए दें कि नीचे वाले पेज के ऊपर इम्प्रेशन जा रहा है ना, तो फिर तो कंफर्म है, फिर यानी उसने ऐसा ही लिखा, फिर तो कंफर्म है, गुजारा नहीं सही है। हाँ इतना वो, बट दिस इज़ अ कूल गाय, शाबाश जी। तो इसमें जो है ना बेसिकली एग्रेशन के साथ इमोशंस भी होते हैं। इफ़ यू आर हैविंग अ हाई प्रेशर, पेज के ऊपर से भी पता चल जाता है इम्प्रेशन आपको, क्वालिटेटिवली आप देख सकते हैं कि कितना प्रेशर है। हाँ फर्दर आप इसको एनालाइज करना चाहें, हल्का सा नीचे जो है ना वो हाथ आप इम्प्रेशन लें तो आपको पता चल जाए। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, मीडियम प्रेशर है, दरमियाना सा, ठीक है, लाइट से इमोशंस हैं, ठीक है। इसी तरह एक लाइट है, लाइट में आपको बताऊं लाइट आपको कैसे पता चलेगा कि लाइट है। फॉर एग्जांपल ऐसे लिखा हुआ है कि जिस तरह जेंटल है, फ़र्ज़ करें आप जेंटल लिख रहे हैं ना, आप बीच में इतना लाइट लिखते हैं कि बीच में कोई चीज़ आप स्किप कर रहे हैं, स्पेस मिस हो रही है, इसका मतलब ये ऊपर से भी लग रहा है कि लाइट प्रेशर है। तो ये लाइट इमोशन वाले लोग होते हैं, इमोशंस को लेते ही नहीं, डीप जाते ही नहीं, बस चलो करते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये लाइट इमोशंस इसको इंडिकेट करता है, ठीक है। इसी तरह एक इमोशन जो होते हैं वो मिक्स्ड होते हैं, क्या होते हैं, मिक्स। फॉर एग्जांपल ये जेंटल उसने लिखा ना, ये बहुत हैवी लिख दिया, ये मिक्स है, ये मिक्स है, यानी कि बीच में आप हाई प्रेशर से भी लिख रहे हैं और लाइट में भी लिख रहे हैं। तो ये मूड वेरिएशंस को इंडिकेट करता है कि कभी आपके इमोशंस अच्छे होते हैं और कभी आप लाइट होते हैं, तो या ऐसे, ठीक है ना, आपके वेरिएशंस हैं, क्या है। फिर बीच में मैं आपको कुछ और टिप्स दे दूं। एक बंदा कहता है कि जी मेरी हैंडराइटिंग बड़ी चेंज होती रहती है, ठीक है ना, ये मैंने आपसे खुद क्वेश्चन किया, ठीक है, आपका टाइम बचाया मैंने। एक लाइन कहता है कि जी मेरा तो वो जी, इफ़ योर हैंड राइटिंग इज़ कॉन्टीन्यूसली चेंजिंग, यू आर चेंजिंग एक्चुअली। अब वो हैंड राइटिंग बताएगी कि आप चेंज ऊपर की तरफ जा रहे हैं या नीचे की तरफ जा रहे हैं। पॉइंट क्लियर। अगर चेंज बहुत रैंडमली हो रही है तो इसका मतलब आप भी उसी तरह इन द सेम वे यू आर चेंजिंग योर सेल्फ हो। वो फर्दर हैंड राइटिंग बताएगी कि ये चेंज ऊपर वाली है या डाउन वाली है, तो ये आपको बता देगी। तो अगर आपकी हैंडराइटिंग में चेंज आती है ना, आप समझें कि आप बहुत चेंजेबल पर्सनालिटी है आपकी। आप बच्चों की हैंडराइटिंग में देखें ना, फ़र्ज़ करें यार बच्चा मेरा एक पहले साल ये लिखता था, अब ये लिखता है, आप खुश होना चाहिए, वो चेंज हो सकती है। हाँ एग्जैक्टली। अगर आपके बच्चे में हैंडराइटिंग में चेंज आ रही है ना, तो आप उसके ऊपर अच्छी डायरेक्शन में काम करना शुरू करो, वो ज़्यादा अच्छा हो सकता है। जी बेटा, मूड वेरिएशंस हैं। अगर कभी किसी तरह की कर रहा है, कभी किसी तरह की कर रहा है, ये मूड वेरिएशंस को इंडिकेट करता है। मूड स्विंग्स हैं, ठीक है ना। मूड स्विंग का लफ्ज़ में थोड़ा सा, मूड स्विंग होता है कि एक ख़ास टाइम के अंदर चेंज आना मूड में, वो मूड स्विंग्स होते हैं। नहीं कि मैं ऐसी बात कर रहा हूँ, बात करते करते मैं गुस्से में चला जाऊँ, तो ये मूड स्विंग है। मूड वेरिएशंस होती हैं कि कभी आपके 5 दिन अच्छे गुजर गए, कभी डाउन चले गए, ठीक है, ये मूड वेरिएशंस है, ठीक है। और मैं आपको एक और चीज़ छोटी सी बता दूँ, यूजुअली जो हैंड राइटिंग सैम्पल आप देखें किसी का, वो पिछले पास्ट 6 मंथ्स टू प्रेजेंट को इंडिकेट कर रहा होता है कि ऑलमोस्ट आप पिछले 6 माह में ऐसे हैं। 6 माह से पुरानी हैंड राइटिंग सैम्पल हो सकता है वो सही अभी करंट सिचुएशन को रिफ्लेक्ट ना करें। जी, हमारी साइकोलॉजी में जो करंट सिचुएशन होती है वो कितने टाइम पीरियड को डिस्क्राइब करती, 6 मंथ्स, ठीक है जी। प्रेशर का आइडिया हुआ थोड़ा सा, लाइक मिक्स प्रेशर भी होता है, ठीक है। इसी तरह क्लास 2 में हम देख लेते हैं कि क्लास 2 में हम क्या क्या देखेंगे।
हम क्लास 2 में राइटिंग की स्पेसिंग देखेंगे कि आप कितनी स्पेस देते हैं तो उसका क्या मतलब है, ठीक है। फिर हम देखते हैं साइज़ कितना है लिखने का। फिर हम लूप्स की बात करेंगे, जो लेटर आप लूप्स वाले होते हैं वो लिखते हैं तो कैसा, उसका क्या मतलब होता है, ठीक है। फिर इसी तरह हम देखेंगे फॉर्म ओवरऑल, यानी कि आपकी शक्ल क्या है हैंड राइटिंग की। 3-4 डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं। एक फॉर्म से आपको वैसे पता चल जाता है कि ये बंदा है, आप ऐसे दूर से देख, अच्छा इसकी ये फॉर्म है। फॉर्म का मतलब समझ रहे हैं ना, शेप, यानी किस शेप में हैंड राइटिंग उसकी, राउंडेड शेप है, राउंडेड फॉर्म है, ठीक है, लार्ज फॉर्म है, तो ये वो चीज़ हम इसमें देखेंगे। फिर कैपिटल्स देखेंगे, क्या देखेंगे, कैपिटल्स, पूरे ABC वाले कैपिटल्स हैं। ये आप 4 दिन पढ़ते रहें तो आपको और मज़ा आता रहेगा। लेकिन फॉर एग्जांपल मैं थोड़ी देर के लिए आप सबसे कहूँ कि आप कैपिटल D 5 दफ़ा लिखें। कैन यू प्लीज़ राइट कैपिटल D 5 टाइम्स। ये देखें, मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप हैंड राइटिंग एनालिसिस में एक ट्रेंड देते हैं। क्या देते हैं, ट्रेंड, यानी कि जो 50% से मुझे लगता है कि ये ट्रेट है तो मैं यस कर सकता हूँ कि हाँ ये इसमें है। तो वो भी ना टाइम के साथ चेंज होती होगी ना। वही तो मैं तो मैम पहले कह चुका हूँ कि आपकी जो हैंड राइटिंग है टाइम के साथ चेंज हो रही, तो यू आर चेंजिंग, वेरी सिंपल, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल एक बच्चा जो है वो प्री मेडिकल FSC में है और एक बंदा FCPS करने के बाद क्या उसकी लाइफ में चेंज आई है कि नहीं आई, तो उसकी हैंड राइटिंग कितनी चेंज हुई है। इसी जितनी आपकी चेंज हो रही समझिए आप उतना ही चेंज हो रहे हैं, ये आप लिख लें। और ये चीज़ आप कहाँ पे फर्ज करा फैमिली में देखेंगे, एक आपकी बच्चा है कोई छोटा सा, तो उसकी इवन बच्चे लेवल पे दिन ब दिन चेंज हो रही है ना, तो आप उसे कहें कि दिस पर्सन, दिस चाइल्ड इज़ चेंजेबल। अब ये आपके ऊपर है कि आपने उसको कैसे चेंज करना है, किधर लेके जाना है। तो उसमें चेंज होने की एबिलिटी ज़्यादा है, कुछ लोगों में चेंज होने की एबिलिटी बहुत कम होती है। जी सर, मेरे बेटे बहुत पतले लिखते हैं, वो आजकल प्रैक्टिस कर रहे हैं मोटा मोटा लिखो। वो खुद ही मुझे दिखा रहे हैं कि मम्मा पहले से बेहतर हो गया, अभी मोटा लिखना शुरू किया। वेरी गुड, वेरी गुड। इसका ये कि इफ़ दे आर ब्रॉड लिखना चाह रहे हैं या खुला दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू सोशलाइज। अगर आपकी पर्सनैलिटी में साइज़ ज़्यादा लिखने की एबिलिटी है ना, तो यू हैव द बिग ड्रीम्स। आप बड़ा अचीव करना चाहते, छोटा अचीव करना नहीं चाहते। जी, एक्सट्रोवर्ट हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपकी कामयाबी में जो ट्रेट होना चाहिए ना, कामयाबी का मतलब ये नहीं होता कि आप 17 ग्रेड ऑफिसर लग जाएं। नो, दिस इज़ नॉट अ सक्सेस, ठीक है। कामयाबी होती कि आपके पास लीडरशिप कितनी आई, आप कहाँ पे घूम फिर रहे हैं, आपका क्या, ठीक है ना, कितने हैप्पी कितने, ठीक है। तो ये वो वाली चीज़ है, मैं उसको कामयाबी उस कैटर में करता हूँ, ठीक है ना। आप छोटा लिखने से हो सकता है कि आप CSP ऑफिसर बन जाएं, या मेहनत ज़्यादा करने से आप CSP ऑफिसर बन जाएं, लेकिन आप CSP ऑफिसर तो बन जाएंगे लेकिन बिल गेट नहीं बनेंगे। व्हाट अ डिफरेंस बिटवीन बिल गेट एंड अ CSP ऑफिसर। बहुत, हमारे यहाँ आप जैसे लोग, आप में से कोई ऐसा अपने बिजनेस करते हैं वो CSP ऑफिसर से कितना आगे। हमारे यहाँ बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने CSP को छोड़ के वो अपना बिज़नेस पे, अपनी प्रैक्टिस में, हमारे बहुत सी मिसालें हैं, ठीक है ना। शाह जी हैं, आप उनको देख लें, जवेद चौधरी को देख लें, आप उनको एतजाज़ एहसन को देख लें, बहुत सी एग्जांपल हैं जिन्होंने एक लाइफ के अंदर उनका एक नाम है। CSP का तो कोई नाम नहीं होता ना, एक ख़ास एक सिटी में बैठा हुआ बस। जी, तो ये अच्छी खूबी है कि अगर वो इस तरह कर रहे हैं तो। जी, हमारा अगली क्लास जो है, जी सर, ये जो यूजुअली कहते हैं लेफ्ट हैंडर्स हैं, राइट हैंडर्स हैं ना राइटिंग का, तो हमारा जनरल कांसेप्ट ये होता है जो लेफ्ट हैंड से लिखते हैं वो ज़्यादा इंटेलिजेंट या उनका टिपिकल एक स्टाइल ऑफ वर्किंग है, बड़ी सिमेट्री में लिखते हैं, तो नेचुरली ये चीज़ एग्जिस्ट करती है आपके इसमें? नहीं, ये नेचुरली नहीं होती। बेसिकली लेफ़्ट हैंडेड का कॉन्सेप्ट और राइट हैंडेड का जो कॉन्सेप्ट होता है वो आपके ब्रेन से होता है। आपके ब्रेन के एक स्ट्रक्चर में चेंज आता है जिसकी वजह से आप लेफ़्ट हैंडेड होते हैं या राइट हैंडेड होते हैं। तो वो आप, हाँ, लर्निंग से भी ये हो सकता है, लेकिन इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा लर्न करना पड़ता है। नहीं, ये पीछे बायोलॉजी है, इसके पीछे ये ब्रेन के अंदर एक, मैं उसमें डिटेल में नहीं जाना चाहता, आप ये समझ लें कि ब्रेन के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है। अगर वो लेफ़्ट साइड पे ज़्यादा है ना, नॉर्मली वो लेफ़्ट साइड पे ज़्यादा होता है, तो आप राइट हैंडेड होते हैं, इसीलिए ज़्यादा लोग राइट हैंडेड होते हैं। हाँ, अगर वो, क्योंकि आपको पता है आपका ब्रेन कॉन्ट्रालेटरल काम करता है। कैसे काम करता है कि आपका जो लेफ़्ट साइड ऑफ द ब्रेन, 2 साइड्स होती हैं ब्रेन की। लेफ़्ट साइड ऑफ द ब्रेन आपकी राइट साइड ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करता है और राइट साइड ऑफ द ब्रेन लेफ़्ट साइड ऑफ द बॉडी। तो वो जो स्ट्रक्चर होता है ना, ठीक है,
वो यूजुअली लेफ़्ट साइड पे ज़्यादा होता है, तो उस साइड पे ज़्यादा होने की वजह से आप राइट हैंडेड होते हैं। अगर वो टेक्निकली कम हो जाए किसी वजह से, ठीक है, डेवलपमेंट के दौरान ये चीज़ें हो जाती हैं, तो वो अगर उस साइड पे कम हो जाए तो फिर आप लेफ़्ट हैंडेड हो जाते हैं। और जो दोनों साइड दोनों हाथों से लिख सके वो प्रैक्टिस है, वो प्रैक्टिस है। देखिए प्रैक्टिस, फ़र्ज़ करें मैं राइट हैंडेड हूँ, तो ड्यू टू सम रीज़न अगर मेरा हाथ ही ना रहा है तो मैं इसी को ट्रेन इतना करूँगा तो मैं इसी से काम कर सकता हूँ। इवन मैं तो पाँव से काम कर सकता हूँ। अगर ये आपने कई वीडियोस में देखा होगा कि लोग पाँव से लिख रहे होते हैं, उनके हाथ नहीं है, उनकी वो किसी वजह से कट गए हैं, तो वो ट्रेनिंग है। तो नेक्स्ट हमारी क्लास जो है वो किसके ऊपर है? इन पॉइंट्स के ऊपर है, स्पेसिंग के ऊपर है। स्पेस का क्या कॉन्सेप्ट है, साइज़ का, फिर हमने कैपिटल्स की थोड़ी, जिससे मैंने आपको डी लेटर का, अगर आपने सीक्रेट्स को देखना हो कि इस बंदे या बंदी में सीक्रेट रखने, देखिए आप एक ऑफिस में एक ऐसी जॉब के लिए भी होते हैं कि एक बंदे में ट्रेट हो गई, यार ये कई बातें शेयर ना करें। सपोज़ HR मैनेजर, HR का जो सैलरी को देख रहा है वो सारों को बता दे जी उन्होंने 80 देता है, उन्होंने 90 देता है, उन्होंने 1.5 लाख देता है, ठीक है। अगले दिन रोला पे होएगा यार ये सानू थोड़ी क्यों मिल गई है, ठीक है। तो सम टाइम हो जाता है ना। तो बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन में देखा है कि सैलरी वाकई ही कॉन्फिडेंशियल होती है, लेकिन मैंने कहा बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन में देखा है कि वो सबको पता होता है, डॉक्यूमेंट लेटर पे लिखा होता है कि ठीक है ये कॉन्फिडेंशियल आपने रखना है, लेकिन पता सब कोई होता है, जिसने लिखा होता है वही बता रहा होता है कि उन्होंने असी एनी देती है तो अनु एनी देती। गॉड एक दफा लिख के दो दी को आप हमें बता दें कि कौन सीक्रेट रख सकते कौन नहीं। अच्छा मैं बता देता हूँ। देखें अगर आप डी ऐसे लिखते हैं ना तो यू आर नॉट एबल टू कीप सीक्रेट्स, ठीक है। ये गैप्स है, इस गैप में जितना गैप कम होता जाता है ना उतना सीक्रेट में आप अच्छे होते जाते हैं। फ़र्ज़ करें आपका ये है तो इसको मैं फ़र्ज़ करें 20% दे सकता हूँ कि ये लीकेजेस हैं, ठीक है, ये 10% हैं। 5 दफ़ा मैंने इसलिए कहा कि एक आध दफ़ा शायद मिस जल्दी में हो भी सकता है, तो हम एक दफ़ा एवरेज कर लेते हैं, लेकिन ये चांस कम होता है कि आप दूसरी दफ़ा वैसे लिखें, लेकिन एक श्योरिटी के लिए हम कर लेते हैं, ठीक है। तो 4-5 टाइम्स आप लिखवाते हैं, तो ये दे आर वेरी गुड इन कीपिंग सीक्रेट्स, ठीक है ना। गैप्स नहीं है ये ठीक है। तो हाँ आपके जो टीचर्स हैं उनका भी इसमें बड़ा रोल है किसका? कि आप हैंड राइटिंग के अंदर, फॉर एग्जांपल मैं हूँ, मैंने कॉमर्स स्कूल में पढ़ा है, तो वो देवर लीस्ट बॉदर, टीचर भी वैसे ही थे, हम भी वैसे ही थे, तो जैसा लिख दिया। जो इंग्लिश मीडियम स्कूल है उनमें ये चीज़ें बड़ी, मैं अगेन वही पॉइंट पे आऊँगा। देखें ये आपके कंट्रोल में है ही नहीं सर जी। फ़र्ज़ करें एक टीचर पढ़ा रही है, उसका एक ही स्टाइल है। फ़र्ज़ करें शुरू में वो सिखाई हैंड राइटिंग रही है या पहली क्लास इंग्लिश की ले रही है, वो उसका एक अपना स्टाइल है ना। उसका फ़र्ज़ करें वो स्ट्रेट ऐसे लिखती, बिल्कुल स्ट्रेट लिखती, आई को ऐसे लिखती है। सपोज क्लास में 100 बच्चा बैठा हुआ, 100 बच्चे की हैंड राइटिंग देख लें, कितने बच्चे इससे मैच कर रहे होंगे? बहुत डिफरेंट होंगे, बहुत डिफरेंट होंगे, ठीक है ना। एक ही क्लास में एक ही टीचर हमें ट्रेन कर रही, लेकिन सबकी हैंड राइटिंग सेम क्यों नहीं है? भाई ये इडियोमोटर रिस्पॉन्स है, सबका प्रेशर सेम क्यों नहीं है? आपने देखें, आपने 10% आप फोर्स हो सकते हैं। मैं आई कैन गिव यू 10% के 10% आपको इंस्ट्रक्शंस होती हैं। जैसा मैंने फ़र्ज़ करें लाइनों वाला पेज इसीलिए मैंने नहीं दिया आपको, क्योंकि लाइनें आपको इन्फ्लुएंस कर सकती हैं कि लाइन शुरू कहाँ से। लेकिन इवन आप लाइनों वाला पेज भी दे देना तो आपने जहाँ से स्टार्ट करना है वहाँ से ही करना है। मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ यहाँ, ठीक है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बच्चा है, वो आंसर बुक उसके पास आती है, वो जिसे हम हाशिया नहीं कहते, वो हाशिया लगा लेता, इधर भी हाशिया लगा लिया, इधर भी लगा लिया। अब उसने हाशिया लगाने के बावजूद लफ्ज़ बाहर जा रहा है, आप देख लें। लेकिन एक बच्चा वो लाइन लगाता ही नहीं है, फिर भी यानी जहाँ से स्टार्ट कर रहा है बिल्कुल एग्जैक्ट वहीं पे आ रहा है वो। इसका कुछ तो मतलब मुझे बताएं, बिकॉज दिस इज नॉट इन योर कंट्रोल। मैंने तो काम आपकी वर्कशॉप कहाँ से शुरू की थी कि आप डेलिबरेटली 5 दफ़ा डिफरेंट अपने आप को कहें कि जी मैंने डिफरेंट सिग्नेचर कर, नहीं होंगे आपसे।
जो लूप होल्स मैंने देखने वो वैसे ही रहेंगे। पॉइंट क्लियर? आप अपनी मर्जी से कर लें फिर भी आप वहीं पे ही खड़े होंगे। आप इसका भी बता दें जो भी आपने बात की कि कुछ लोग बाकायदा लगाते हैं हाशिए लेकिन फिर भी बैठ जाते हैं। जी, वो अपने आप को कोशिश करते हैं कि डिसिप्लिन होने की, लेकिन वो अंदर से डिसिप्लिन है ही नहीं। जी नेचर फितरत। ठीक है। फिर आप कहें कि क्या वेयर चेंज क्यों होती है हैंड राइटिंग? देखें, व्हेन यू स्पेंड अ स्पेसिफिक टाइम इन अ सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन आपका बिहेवियर चेंज होता है। जब आपका बिहेवियर चेंज हुआ तो साथ हैंड राइटिंग भी चेंज होगी। ठीक है ना, जिससे मैंने आपको मेडिकल डॉक्टर्स की बात बताई। ठीक है ना, क्योंकि उनके माइंड के अंदर एक ख़ास किस्म के थ्रेट्स होते हैं, टेंशन होती, थ्रेट होता है, टेंशन होती, लालच हो सकता है, कुछ आई डोंट नो एनीथिंग जो पेपर पे रिफ्लेक्ट हो रही है। टाइम मैनेजमेंट करने को छोटे शॉर्टकट लिखते हैं। अब वो भी एक इशू है। अब वो भी पूरे पाकिस्तान के डॉक्टरों का इशू है कि जो एक यूनिफॉर्म मोर और लेस एक जैसी हैंड राइटिंग है। अब आप इनको इंटर में देखें, एफएससी में 5 साल पहले देखें तो सेम क्यों नहीं है सबकी? अब सेम क्योंकि उन्होंने 5 साल एक ही चक्की से गुजरे हैं, उनका बिहेवियर एक जैसा ही हो गया। ठीक है ना। हाँ, मैं अगेन मार्जिन दे रहा हूँ कि ज़ाहिर है फ्लेक्सिबिलिटी डिफरेंट डॉक्टर में डिफरेंट होती, कुछ करते भी हैं, उनमें चेंज भी है। कुछ लोग डॉक्टर अभी देखें, अभी जिस तरह हमारे यहाँ एक मॉडर्न तरीका है कि मेडिसिन टाइप करके देते हैं, बहुत कम डॉक्टर टाइप करके दे रहे हैं। और मैं आपको बताऊं, जो डॉक्टर आपको टाइप करके दे रहा है ना, उसके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है, वो ज़्यादा स्किलफुल है, उसको डर ही नहीं, वो उसको अपनी स्किल के ऊपर पूरा एतमाद है कि मैं जो मेडिसिन लिख के दे रहा हूँ ये गुड है, सही है, यही काम करेगी। अब ये मैं आपको देखें, यहाँ पे आपको साइकोलॉजी उसकी बता रहा हूँ। जिस डॉक्टर के अंदर थ्रेट है, टेंशन है कि ये पता नहीं चलेगी नहीं चलेगी, ठीक है ना, वो डेलिबरेटली उसको, अगर उसके पास ऑप्शन भी होगा ना टाइप, वो नहीं करेगा टाइप। वो डेलिबरेटली लिखेगा कि कहीं ये ना हो, कहीं फ़र्ज़ करें मुझे बुला भी लिया जाता है कोर्ट में, तो मैं कहूँगा मैंने तो ये दवाई लिखी नहीं थी, ये तो ये थी, क्योंकि वो कौन सी समझ आ रही है। वो कहेगा मेरा तो मकसद ये था ही नहीं। वो बेसिक देखें, साइकोलॉजी में ये है कि आपकी जो बॉडी है ना, आपको हर जगह प्रोटेक्ट करना चाहती है अनकॉन्शियसली। आपको पता ही नहीं होता कि बॉडी आपको प्रोटेक्ट कर रही है, आपको पता ही नहीं होता। फ़र्ज़ करें जब हम डरते हैं तो हमारे ये बॉडी के ऊपर जो बाल होते हैं ये क्यों खड़े हो जाते हैं, क्यों होते हैं? हमने तो नहीं कहा कि ऐसे हो, बेसिकली वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है ना। जब हम डरते हैं ना, डरने की वजह से हम की ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब होती है, ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ताकि ब्लड सर्कुलेशन ज़रा कंजर्व हो। सर्दियों में हमारे बाल क्यों होते हैं? ताकि हमें टेम्परेचर चाहिए, स्किन कॉन्ट्रैक्ट होती ताकि बॉडी टेम्परेचर बाहर ना निकले, ताकि हमें गर्मी की ज़रूरत है अंदर। ठीक है ना। यूजुअली आपने कभी प्लान किया कि ये सर्दी लग रही, मैं बाहर से बाइक पे आया हूँ तो अभी मैं हाथों को ऐसे करूँ, कभी प्लान करके किया? वैसे हो जाते हैं। ये आपकी बॉडी आपको प्रोटेक्ट करती, नेचुरली प्रोटेक्ट करती, साइकोलॉजिकली भी और फिजियोलॉजिकली भी, दोनों तरह से। आपको पता ही नहीं होता आपकी बॉडी प्रोटेक्ट कर रही है। फॉर एग्जांपल, आपको इन्फेक्शन हुआ है, क्या हुआ? इन्फेक्शन में आपको खांसी जब होती है ना, तो खांसी आपके लिए एक प्रोटेक्शन है। क्या है? हम उसके लिए सिरप लेते हैं, क्योंकि जैसे आपको खांसी होती ना, तो जो आने वाले बैक्टीरिया वो फर्दर नहीं आ सकते, वो बाहर जाते हैं। ये बेसिकली एक रिस्पॉन्स होता है बॉडी का। इस तरह जैसे इन्फेक्शन होती है, आपकी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ क्यों हो जाता है? ये एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, ताकि जो बैक्टीरिया हैं वो टेम्परेचर से ही मर जाएं। और कभी देखिए कि जब आपको इन्फेक्शन हो, आप कुछ भी ना लें फिर भी सही हो जाएंगे। दिस इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट। जी, बेसिकली स्पेसिंग जो है ना, वो 3 लेवल पे होती है। कितने लेवल पे होती है? एक स्पेस आपने देखनी होती है लेटर्स के दरमियान, या एक वर्ड है, वर्ड में फ़र्ज़ करें 4 लेटर हैं, तो वो आपने कितनी स्पेस से लिखे हैं। अगर आपने अपने बारे में देखें, आपको स्पेसिंग ओपननेस बताती है कि आप ओपन कितने हैं। और ओपननेस जो है वो 3 लेवल पे हमारी होती है। ओपननेस टू योरसेल्फ, कि आप अपने आप से कितने ओपन हैं, और एक ओपननेस होती है टू द अदर इंडिविजुअल, यानी कि मैं आपसे कितना ओपन हूँ। तीसरी ओपननेस का लेवल ये होता है कि आप ओपननेस टू एनवायरनमेंट कितना है।
इन्वायरमेंट का मतलब है जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते हैं उसके साथ आपकी कितनी ओपननेस है। पॉइंट क्लियर? अगर आपने ओपननेस टू आवर सेल्फ देखनी हो तो आप स्पेस देखते हैं वर्ड्स के अंदर कितनी स्पेस है, लेटर्स के अंदर सॉरी कितनी स्पेस है, विद इन लेटर्स। समझ आई? अगर आपने ओपननेस पर्सन टू पर्सन देखनी हो यानी नेक्स्ट पर्सन के साथ आपने देखनी हो तो आप वर्ड्स के अंदर स्पेस देखते हैं। किसके अंदर? फर्ज करें आई हैव, और आई और हैव के दरमियान स्पेस ये किसको इंडिकेट करती? अदर के लिए। और बुक के दरमियान BOO के ये जो लेटर के दरमियान स्पेस है ये किसको इंडिकेट करता है? सेल्फ को। और लाइनों के दरमियान जो स्पेस है यानी एक लाइन ऊपर और नीचे दूसरी लाइन, उसके दरमियान कितनी स्पेस है, ये एनवायरनमेंट को इंडिकेट करता है कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन में कितने ओपन हैं। पॉइंट क्लियर? तो ये स्पेस जो है ना वो आगे फर्दर 3 लेवल पे होती है। एक नैरो स्पेस होती है। नैरो स्पेस का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल ये कि नैरो स्पेस का मतलब ये होता है कि यू आर नैरो टू योर सेल्फ, अगर हम सेल्फ वाले कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, ठीक है, एंड यू आर नॉट ओपन टू इवन योर सेल्फ। और अगर वर्ड्स में देखेंगे तो यू आर नॉट ओपन टू अदर पीपल। समटाइम लोग दूसरों के साथ ओपन होते हैं लेकिन पूरे सिस्टम के साथ ओपन नहीं होते। आपने अक्सर देखा होगा कि एक ऑर्गेनाइजेशन में एक कुलीग एक ख़ास कुलीग के साथ तो गप्पे लगाता है, यानी कि ग्रुप के साथ नहीं आता वो। इसका मतलब ग्रुप एक ऑर्गेनाइजेशन एक एनवायरनमेंट है। तो आप ग्रुप के साथ कितने ओपन है ये किसको इंडिकेट करता है? लाइंस की स्पेस, लाइंस की स्पेस को। आपने अगर देखना है कि ये बंदा कितना सोशलाइज हो सकता है, कितना ओपन माइंडेड है किसी के साथ, अपने साथ, दूसरों के साथ, ऑर्गेनाइजेशन के साथ, ठीक है, तो आपने लाइनों को भी देख सकते हैं। ठीक है, ये नैरो जो स्पेसिंग है ये किसको इंडिकेट करती? कंजर्वेशन को इंडिकेट करती। ये कंजर्वेटिव माइंडसेट का बंदा है। ठीक है, किस माइंडसेट का बंदा है? अलहदा आइसोलेट रहना चाहता है। अब ये आपने डिसाइड करना है कि आपको आइसोलेटेड माइंडसेट का बंदा चाहिए या आपको ओपन माइंडेड बंदा चाहिए। फॉर एग्जांपल आपने आईटी के ऊपर कोई ऐप बनवानी है तो आइसोलेटेड बंदा लें भाई, उसको एक ही कमरे में बैठा रहे। अगर आप उसको ये वाला लेंगे ना, ये जेनरस आईटी वो काम कर रहा है ना, एक दोस्त का फ़ोन आ गया, चलो जी काम हो गया आपका। इस तरह का बंदा सेल में रखें। किस में रखें? सेल्स में, जहां पे आपको नेगोशिएशन की ज़रूरत पड़े, जहां पे आपको लिंक्स की ज़रूरत पड़े। आप पीआर ऑफिस, पीआर के लिए आप ऐसा बंदा रखें। ये बंदा आपके लिए पीआर के लिए काम नहीं करेगा, ये तंग आ जाएगा और जैसे ही उसको कोई जॉब मिलेगी वो छोड़ के चला जाएगा। ये आपके 6 माह साल ज़ाया होगा, कोई पीआर भी नहीं बनी, सैलरीज भी ले गया और आपका सिस्टम भी डाउन हो गया। आपको पीआर के लिए कैसा बंदा चाहिए? जिसके लिंक्स हों। मैं आपको बताऊं, ये बैरिया टाउन से लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। आपको पता है कि बैरिया टाउन में या जो कॉरपोरेट इंडस्ट्रीज़ हैं, स्पेशली रियल स्टेट में, वो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट को क्यों लेते हैं, या रिटायर्ड आर्मी जनरल्स को क्यों ले लेते हैं? लिंक्स। उनका काम एक मैंने वो काम के लिए बंदे हायर करते हैं। स्किल के लिए तो हमारा नौजवान बहुत अच्छा है ना, जिसको सारे आईटी सॉफ्टवेयर सारी, वो उसको क्यों नहीं ले रहा है भाई? उसने काम करवाना, उसको बिजनेस में काम चाहिए। ठीक है, तो अगर आप ऐसा बंदा ही ले लेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला। ऐसा बंदा, ठीक है, ऐसा बंदा आपने वहां पे हायर करना जहां पे आपको प्योर स्किल चाहिए। एंड यूजर का काम करवाने के लिए बंदा लें आप। ये एंड यूजर वाला बंदा लें, जिसने सॉफ्टवेयर बनाना है, जिसने कोई जो है वो कोई भी टेक्निकल स्किल है, जिसने वो, ये वाला बंदा लें। ये बंदा आप सोशल लेंगे, जनरस लेंगे तो वो छोड़ जाएगा जल्दी से, वो काम ही नहीं कर सकता। पॉइंट क्लियर जी। इसी तरह नेक्स्ट जो है वो बैलेंस स्पेसिंग जो है, बैलेंस स्पेसिंग रीजनेबल पर्सनालिटी होती है, यानी कि प्रॉपर गिव एंड टेक, रीजनेबल, ठीक है, और ये एक एवरेज सा बंदा होता है। ठीक है, तो बहुत सी जगहों पे एवरेज बंदे चल जाते हैं, लेकिन बहुत सी जगह पे आपको बड़ा स्पेसिफिक बंदा, आपको देखिए कहने को जी बड़ा एवरेज बंदा एक जगह पे आपको ज़रूरत ही नहीं, आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी बंदा चाहिए। एक्स्ट्राऑर्डिनरी किस में चाहिए? या वो ये हो सकता है, या फिर वो ये हो सकता है जो वाइड स्पेसिंग वाला है। किस वाला है?
वाइट स्पेसिंग का पहले ही पता चल गया कि खुला खुला लिख रहा है, ये जनरस है, यानी कि सोशल है, आने जाने वाला इधर है। उस आपको पता है कि आने जाने वाले बंदे को आपने रखना है, लिंक्स वाले बंदे को रखना है। आपका काम होना चाहिए, क्या होना चाहिए? काम होना चाहिए। आपने काम करवाना है, फाइलें आपने कहीं से गुजारनी है, तो फाइलों वाला आपको बंदा चाहिए, ठीक है। आपको यहाँ पे स्केल वाला बंदा नहीं चाहिए। पॉइंट क्लियर? तो ये अब आपके ऊपर है कि आपने बंदा ये लिबरल है, कर्जियस है, इंडिपेंडेंट काम कर सकता है, ठीक है, इसके लिंक्स हैं। तो समटाइम ये होता है कि आप जो स्पेसिंग है वो बड़ी इनकंसिस्टेंट होती है, कहीं ज़्यादा है कहीं कम है, तो ये नॉन रिलायबल सा बिहेवियर होता है, ठीक है, इनकंसिस्टेंट बिहेवियर होता है, कन्फ्यूजन में होता है ये। तो ये आपको ना नैरो स्पेसिंग का आइडिया दे रहा है ना वाइड स्पेसिंग का आइडिया दे रहा है, तो ये कन्फ्यूज्ड है। हो सकता है आके आप उसे कहेंगे ना कि हमें जी ज़रूरत होती है कि जी हमें एक फ्लेक्सिबल एटीट्यूड वाले बंदे की ज़रूरत होती है, तो हो सकता है उसमें ये फ्लेक्सिबल एटीट्यूड ना हो, लेकिन वैसे का नहीं जी ये थे मैं तो बने ही ऐसे आस्ते, ठीक है ना। हो सकता है ये फिर वो बंदा कहता है जो आप चीज़ कह रहे होते हैं ना, वो आगे से कह नहीं मैंने काम किया हुआ है जी, मैंने किया हुआ काम। देखिए ये चीज़ आपको सही बता रही होगी कि अंदर से वो क्या है, ठीक है ना। बहुत कम लोग होते हैं सच बोलते हैं, जिस तरह आपने 3 इडियट में देखा होगा कि जी हमें तो ऐसा बंदा डिप्लोमेटिक पर्सनैलिटी वाला बंदा नहीं कहता जी मैंने नहीं ऐसा काम करना, मुझे बड़ी मुश्किल से ये एटीट्यूड आया तो मैं तो कहते जी यस हमें बंदा ही ये चाहिए। अगर वो उनके कहने पे ये कह देता कि नहीं जी मैं कर लूँगा तो ठीक है, लेकिन बेसिकली अंदर से वो क्या है, अंदर से वो फ्लेक्सिबल नहीं है, वो आपके लफ्ज़ों में बस लफ्ज़ डाल रहा है और आप मान रहे हैं। तो मैंने आपको पहले भी कहा है नेवर ट्रस्ट ऑन वर्ड्स, यहाँ पे मेरी एक कोटेशन भी है, ऑलवेज ट्रस्ट ऑन बिहेवियर्स, ठीक है, देन वर्ड्स, बिकॉज बिहेवियर नेवर लाई, बिहेवियर कभी नहीं झूठ बोलता, ठीक है, वर्ड्स झूठ बोल सकते हैं। पॉइंट क्लियर?